वैन पहले एक बिल्कुल बोरिंग सा ऑफिस वर्कर था और उसके लाइफ के लगे पड़े थे और वो ज्यादातर अपने ऑफिस में ही रहता था और घर सिर्फ सोने के लिए ही आ जाता था। लेकिन एक दिन जब वो सो के उठता है, वो एक 2 साल के छोटे से बच्चे की बॉडी में उठता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है उसे समझ नहीं आता कि उसके हाथ इतने छोटे क्यों हैं और वो तुरंत कमरे में इधर उधर दौड़ने लगता है ये देखने के लिए कि वो आखिर किस जगह पर है और भाई ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। वो सीधा खिड़की के पास जाता है और बाहर जो मंजर और शहर देखता है उसमें पूरी तरह से खो सा जाता है। तभी अचानक उसकी मेट टिल्डा भागती हुई आती है। वो हमारे हीरो वैन को खिड़की के पास देखकर सोचती है कि वैन लड़की वड़की के चक्कर में खिड़की से कूदने वाला है। वो उसे वहाँ से नीचे उतारती है और उसे कहती है कि खिड़की के पास खड़ा न हो वरना वो गिर सकता है। वैन उसे बताता है कि वो बस बाहर के नजारे से इतना हैरान हो गया था कि वो कुछ पलों के लिए खो सा गया था। टिल्डा को समझ नहीं आता कि वैन तो सिर्फ 2 साल का है और इतनी अच्छी हिंदी अचानक कैसे बोल सकता है, जब उसे तो स्कीबिडी टॉयलेट और फ्री फायर जैसी चीजें देखनी चाहिए थी। तभी वैन को याद आता है कि उसके पास इस जगह से जुड़ी हुई कुछ हल्की सी पुरानी यादें हैं। वो जल्दी से एक रिकैप करता है। टिल्डा को बताता है कि उसका नाम वैन नेफिर्तो है और उसके पिता का नाम मार्क जेल्पा और उसे 3 अपने बड़े भाइयों के नाम भी याद आ जाते हैं। और टिल्डा सोचने लगती है कि भाई इसके अंदर न्यूटन चचा की आत्मा तो नहीं घुस गई। थोड़ी देर में नाश्ते पानी का टाइम हो जाता है और 3 मेड्स वैन को खिलाने के लिए उसके पास आ जाती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट है। वैन को ये सारी अटेंशन पसंद आती है क्योंकि भले ही उसका शरीर 2 साल के बच्चे का है, अंदर से वो एक 35 साल का बूढ़ा ठरकी आदमी है। तभी वैन के पिता जिल्पा आते हैं और अपने बेटों से पूछते हैं कि आज के दिन के लिए उनके क्या प्लान्स हैं। उसके भाई बताते हैं वो वगैरह वगैरह चीजें लिखेंगे, पढ़ेंगे, बनेंगे नवाब। फिर जिल्पा वैन की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि वो आज क्या करेगा। वैन बहुत सीरियस होकर जवाब देता है कि उसे कुछ भी नहीं आता, इसीलिए वो बेसिक से शुरू करेगा और अपने देश की कल्चर और हिस्ट्री के बारे में सीखेगा। यह सुन के उसके भाई बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। ये पिट्टू सा चला है हिस्ट्री के बारे में पढ़ने को। लेकिन जिल्पा हंसी लगाता है और कहता है कि उसे अपने सबसे छोटे बेटे को कम समझा था। तू तो आयरन मैन का फैन निकला रे। वो सोचता है कि वैन भी उसकी तरह और उसकी मरी हुई पत्नी की तरह फायर मैजिक में टैलेंटेड होगा और कहता है कि उसे वैन से बहुत उम्मीदें हैं। वैन पहले से जानता है कि इस दुनिया में अलग अलग तरह के मैजिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन नोबल्स सिर्फ 4 बेसिक एलिमेंट्स को पसंद करते हैं जो फायर, वाटर, विंड और अर्थ है, क्योंकि उनकी ऑफेंसिव पावर बहुत ज्यादा होती है और बाकी सारे मैजिक एट्रीब्यूट्स को बेकार समझा जाता है। और वैन के तीनों भाइयों के पास इन 4 एलिमेंट्स में से एक है। उस दिन बाद में वैन टिल्डा से अपने देश के बारे में सीखता है और ये जानकर एक्साइटेड हो जाता है कि उनकी दुनिया में कितने इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं। टिल्डा उसे बताती है कि वहाँ एल्व्स, डॉस और दूसरी प्रजातियां भी है, लेकिन बाकी मेट्स टिल्डा को टोक देती हैं और कहती हैं कि एक छोटा सा बच्चा ये सब नहीं समझेगा रे। वैन टिल्डा को कहता है कि इन घमंडी लोगों पर ध्यान ना दे और फिर उसे मैजिक टूल्स के बारे में पूछना शुरू कर देता है। टिल्डा उसे बताती है कि मैजिक क्रिस्टल्स और रॉक्स होते हैं जो कि मैजिक स्टोर कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल मैजिक टूल्स बनाने में होता है। जब वैन सिर्फ बेसिक ही सीख रहा होता है तब पुराना बटलर स्पार्टा उसके सामने बहुत सारी बुक्स रख देता है और कहता है कि प्रॉपर एजुकेशन शुरू करने से पहले देखना जरूरी है कि वैन को पहले से कितना आता है। वैन उसके गुज्जर जैसी मूछें देखकर बस थोड़ा सा डर जाता है और स्पार्टा को बताता है कि वो अभी ठीक से पढ़ना नहीं जानता, लेकिन उसे थोड़ी सी मैथ आती है। बटलर बिल्कुल बेसिक से शुरू करता है और पूछता है कि 3 + 5 कितने होते हैं। जब वैन बिना उंगलियों पर गिने जवाब दे देता है तो बटलर इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो खुद वैन को पढ़ाने का फैसला करता है। वैन तुरंत समझ जाता है कि ये टाइम उसके लिए जहन्नम होने वाला है और वही होता है। स्पार्टा उसे सुबह से लेकर रात तक पढ़ाता रहता है, लेकिन इसी वजह से वैन सिर्फ कुछ ही हफ्तों में पढ़ना और लिखना सीख जाता है। इसके बाद भी वो मेहनत से पढ़ाई करता रहता है और जब वो 4 साल का होता है तो उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग शुरू होती है। उसके पहली ट्रेनिंग पार्टनर टिल्डा होती है जो ऐसे डॉज करती है जैसे उसे वैन की वुडन स्वॉर्ड से एलर्जी हो। वैन उसे एक बार भी हिट नहीं कर पाता और थक कर घुटनों पर गिर जाता है। टिल्डा उसे छेड़ते हुए कहती है कि जाकर माँ का दूध पी के आओ, तुमसे नहीं होने वाला बे। वैन गुस्से में मुंह बनाकर उसके पीछे भाग। तभी बाकी की मेट्स टिल्डा को पकड़ लेती हैं क्योंकि उसने एक नोबल का मजाक उड़ाया है। वो वैन से कहती है कि टिल्डा को उसकी बदतमीजी की सजा दो। गलत मत सोचना बिड़ो। लेकिन वैन जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि उसे सजा देनी ही होगी। तो वैन बस टिल्डा के माथे पर हल्की सी टपली मारता है और कहता है कि इंसाफ हो गया है। अगला पूरा साल वैन सिर्फ स्वॉर्ड ट्रेनिंग पर फोकस करता है और 5 साल की उम्र तक वो सीनियर स्टूडेंट्स को भी हरा देता है क्योंकि वो सिर्फ सिंपल अटैक्स पैटर्न्स वाले बच्चे होते हैं और वैन तो अंदर से भाई डेवलप ब्रेन वाला बंदा है। बाकी स्टूडेंट्स इस बात से
बहुत हैरान होते हैं कि वैन कॉम्बैट में भी जीनियस है, और जब वो देखते हैं कि वैन उनसे अच्छे से बात करता है चाहे उनका सोशल स्टेटस नीचे ही क्यों ना हो, तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वैन थोड़ा ब्रेक लेता है जब नाइट्स के डिप्टी कमांडर डी वहां आ जाता है। उसके हाथ चेक करने लगता है। वो देखता है कि वैन के हाथ बहुत ज्यादा नरम और मुलायम है और उन पर बिल्कुल भी छल्ले वल्ले नहीं है, जिससे उसे हैरानी होती है कि बिना ज्यादा प्रैक्टिस के वैन इतना अच्छा कैसे लड़ता है। वैन उसे बताता है कि वो अपनी पढ़ाई में इतना बिजी रहता है कि रेगुलर ट्रेनिंग नहीं कर पाता। तब डी कैजुअली उसे बता देता है कि स्पार्टा को मार्की ने ऑर्डर्स दिए थे कि वैन की लेसन्स 3 गुना ज्यादा मुश्किल बना दिए जाएं। तो यह सुनकर वैन को बहुत बड़ा झटका लगता है और अब उसे समझ आ जाता है कि उसकी क्लासेस आजकल इतनी लंबी और मुश्किल क्यों होती जा रही हैं। डी वैन से पूछता है कि क्या उसे स्वॉर्ड फाइटिंग सीखने में इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर हाँ तो वो मार्की से रिक्वेस्ट करेगा कि वैन के लेसन्स कम कर दिए जाएं ताकि वो ट्रेनिंग करके अपने देश का सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन बन सके। वैन उसे बताता है कि वो अपनी पढ़ाई और स्वॉर्ड स्किल्स दोनों पर फोकस करना चाहता है। इस पर डी फैसला करता है कि बेस्ट रिजल्ट्स के लिए वो खुद वैन को ट्रेन करेगा। वो वैन को यकीन दिलाता है कि वो उस पर ज्यादा जोर नहीं डालेगा, लेकिन ये बात हर उस झूठ से भी ज्यादा बड़ी थी जो किसी पॉलिटिशियन ने कभी बोली हो। डी की ट्रेनिंग बिल्कुल शैतानी लेवल की होती है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद वैन अपनी रीइंकार्नेटेड लाइफ को एंजॉय करता है। एक और साल गुजर जाता है और अब 6 साल का वैन पूरी टेरिटरी में एक जीनियस के नाम से जाना जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो बोर होने लगता है क्योंकि उसकी जिंदगी सिर्फ किताबी कीड़ा और तलवार की गिर्द घूमती रहती है। इसीलिए एक दिन वो टिल्डा से कहता है कि वो बाहर जाना चाहता है। जल्द ही टिल्डा उसे 2 नाइट्स के साथ मार्केट ले जाती है और वैन अलग अलग टाइप्स की दुकानें देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो अपने पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग देखकर क्यूरियस हो जाता है और टिल्डा उसे बताती है कि ये मेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है और जिसके ब्रांचेस पूरे देश में फैली हुई है। वैन समझ जाता है कि ये इस दुनिया का वेलमार्ट है। तभी अचानक वो एक आदमी को देखता है जो एक लड़के को घसीटते जा रहा होता है, जो बहुत गंदा और पीटा हुआ लग रहा होता है। वो आदमी वैन से कहता है अपनी नजर हटा लो क्योंकि ये कोई तमाशा वगैरह नहीं है। वैन के नाइट्स तैयार हो जाते हैं उस आदमी का सर उसके जिस्म से अलग करने के लिए, क्योंकि उसने एक नोबेल की बेइज्जती की होती है। वैन उन्हें रोक देता है और उस आदमी से पूछता है कि वो इस लड़के को क्यों घसीटते जा रहा है। वो घमंड से जवाब देता है वो अपने बेटे को स्लेवरी में बेचने जा रहा है और कोई उसे रोक नहीं सकता। यह सुनकर वैन बिल्कुल शॉक में आ जाता है, लेकिन टिल्डा उसे बताती है कि इस दुनिया में गरीब लोग अक्सर थोड़े से पैसे के लिए अपने बच्चों को स्लेवरी में बेच देते हैं। वैन को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन जब तक वो कुछ करता तभी एक लेडी मॉमी वहाँ आ जाती है और मार्की के सबसे छोटे बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। टिल्डा फख्र से हाँ में जवाब देती है और अपने फैमिली क्रेस्ट दिखाकर शो ऑफ करती है। वो तुरंत अपना नाम रोजिली बताती है जो मेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से होती है। वैन तुरंत रोजिली से पूछता है कि नीले बालों वाले उस लड़के की क्या कीमत होगी। रोजिली एक नजर लड़के पर डालती है और फिर उसके बाप से पूछती है कि क्या उसके पास कोई मैजिक एट्रीब्यूट है। वो आदमी कहता है कि उसके पास चीजें चुराने वाली मैजिक है। रोजिली कहती है कि फिर लड़का सिर्फ 3 बड़े सिल्वर कॉइन्स में ही बिकेगा। यह सुनकर वो बूढ़ा हरामी गुस्सा हो जाता है और अपने बेटे को लात दे धनाधन मुक्के मारने लगता है कि वो इतना बेकार है कि लोग उस 150 रुपया वो इतना बेकार है कि लोग उसका 150 रुपया भी नहीं दे रहे। रोजिली उसे कहती है कि अपने बेटे के साथ थोड़ा सा अच्छा बर्ताव करो, लेकिन वो उसे दूसरी दुकान ले जाने का फैसला करता है ताकि उसकी ज्यादा कीमत मिल सके। तभी अचानक वैन 5 बड़े सिल्वर कॉइन्स में उसे लड़के को खरीदने की ऑफर देता है। वो आदमी मजबूरी में यह डील मान लेता है। वैन लड़के को आजाद करता है और उसे उठाने में मदद करता है। फिर उसका नाम पूछता है। लड़का अपना नाम काम बताता है और शांति से वैन का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। वैन उसे कहता है कि अब वो बिल्कुल आजाद है और जहाँ चाहे जा सकता है। टिल्डा हैरानी से पूछती है कि जब वैन ने उस लड़के को खरीदा तो उसे जाने क्यों दे रहा है। वैन जवाब देता है कि वो बस उसकी मदद करना चाहता था। फिर उसे पता चलता है कि काम के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो उसे मेंशन ले जाने का फैसला करता है। नाइट्स वैन को बताते हैं कि नॉर्मली किसी अननोन बैकग्राउंड वाले लड़के को मेंशन नहीं ले जाया जा सकता और उसे स्लेव के तौर पर लेना पड़ेगा। स्लेवरी से नफरत करने वाला मॉडर्न इंसान होने की वजह से वैन को ये बात बहुत चुभ जाती है, लेकिन काम को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसीलिए वैन मजबूरी में आइडिया को मान लेता है। रोजिली बीच में टोक कर कहती है कि पहले स्लेव कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करना होगा और दोनों लड़कों से कहती है कि एक दूसरे के हाथ पकड़ लो। वो एक स्पेल यूज करती है और काम पर कॉन्ट्रैक्ट स्पेल कास्ट कर देती है, जिससे उसके हाथ के पीछे एक टैटू बन जाता है जो दिखाता है कि अब वो वैन की सर्विस करता है। इसके बाद वैन काम को मेंशन ले आता है और धीरे धीरे वो एक टैलेंटेड और रॉयल सर्वेंट बन जाता है। एक दिन काम वैन को बताने आता है कि डी उसे ढूंढ रहा है। वैन उसे कुकी देता है और कहता है कि झूठ बोल देना
देना कि मैं यहाँ पर नहीं था। काम रिश्वत लेता है लेकिन फिर कहता है कि डी को पहले से पता है कि वैन यही है। वैन उसे कहता है कि फिर कोई कहानी बना देना। तभी वैन नोटिस करता है कि काम ने वो ग्लव्स नहीं पहने जो उसने उसके लिए खरीदे थे। काम कहता है कि वो अपना टैटू दुनिया को दिखाना चाहता है क्योंकि ये प्रूफ है कि वो वैन की सर्विस करता है। लेकिन जैसा ही वैन कहता है कि वो चाहता है कि काम ग्लव्स पहने, काम तुरंत अपना इरादा बदल लेता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और काम बाहर जाकर डी को बताता है कि वैन यहाँ पर नहीं है। डी कहता है एक सर्वेंट ने वैन को अंदर जाते हुए देखा था, लेकिन काम बोलता है कि उस बंदे ने दिन में कोई सस्ते नशे कर रखे होंगे। डी को इस पर शक होता है क्योंकि वो काम के मुंह के आसपास कुकी के क्रम्स देखता है, लेकिन काम उसे तुरंत साफ कर देता है और कहता है कि शायद डी भी सस्ते नशे कर रहा है, इसीलिए उसे ऐसी चीजें दिख रही हैं। डी स्लेव लड़के की हिम्मत से बहुत इम्प्रेस हो जाता है कि वो अपने मास्टर को बचाने के लिए उसे पलटकर जवाब दे रहा है, इसलिए वो फैसला करता है कि वैन की जगह अब वो काम को ही ट्रेन करेगा। 2 और साल गुजर जाते हैं और वैन 8 साल का हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि अब उसकी अप्रेजल सेरेमनी का टाइम आ गया है। सब लोगों को वैन से बहुत उम्मीदें होती है और वो चाहते हैं कि वही उनका फ्यूचर लॉर्ड बने, क्योंकि वो सिर्फ जीनियस ही नहीं है बल्कि सबके साथ अच्छा बर्ताव भी करता है। उसके पिता को भी पूरा यकीन होता है कि वैन भी उसकी तरह फायर एलिमेंट मैजिक यूज करेगा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वैन को प्रोटेक्शन मैजिक का टैलेंट है तो उसकी सारी उम्मीदें घिन और डिसअपॉइंटमेंट में बदल जाती हैं। मार्क जेल्पा कहता है कि प्रोटेक्शन मैजिक नोबल्स के लिए सबसे बेकार मानी जाती है क्योंकि इससे लोग रॉ मटेरियल्स और इमेजिनेशन से तलवारें और चीजें बना सकते हैं, लेकिन ये सब काम बिना मैजिक से भी हो सकता है और किसी को भी ऐसे नोबल की जरूरत नहीं होती जो बस एक फैंसी ब्लैक स्मिथ हो। मार्क जेल्पा कहता है कि वो और उसकी पत्नी दोनों स्ट्रॉन्ग फायर मैजिस थे और वो ये बात कबूल नहीं कर सकता कि उनके बेटे के पास सबसे वीक मैजिक हो। वो अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि उसे उस रात ही तलवार निकाल लेनी चाहिए थी, लेकिन अब वो अपनी गलती सुधारेगा। वैन डर के मारे जम जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन उसके पिता के वार करने से पहले ही उसका सबसे बड़ा भाई मार्का आगे आकर उसे बचाता है। वो सजेस्ट करता है कि उनकी टेरिटरी में एक रिमोट गांव है जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ और वैन को वहां भेजकर उसे डेवलप करने दिया जाए। जेल्पा उसे डिटेल में बताने को कहता है। मार्का कहता है कि वो नेमलेस विलेज सिर्फ 100 लोगों का गांव है और वहाँ कुछ भी खास नहीं है। उत्तर की पहाड़ियों में खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं और बिल्कुल पास ही एक दूसरे नोबल का डोमेन भी है। इसके ऊपर ही उनका राइवल किंगडम यालेनीटा गांव के उस पार है जहां वो सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज करता रहता है। जेल्मा इस प्लान से सहमत हो जाता है क्योंकि नेमलेस विलेज रिसेंटली उनकी टेरिटरी में आया है और अभी तक वहाँ के लोग हमारे वफादार भी नहीं है, इसीलिए वहाँ किसी फैमिली मेंबर को भेजना एक अच्छा डिसीजन होता है। वो मार्का की तारीफ करता है कि उसने फैमिली के इस डिस्ग्रेस का कुछ काम निकाल लिया और वैन को ऑर्डर देता है कि जितनी जल्दी हो सके गांव के लिए निकल जाए। जब सब लोग चले जाते हैं मार्का वैन से माफी मांगता है कि उसने उसे इतनी मुश्किल जगह भेजने का सजेशन दिया, लेकिन वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि वैन अपने पिता के हाथों मारा जाए। वैन शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचा ली। मार्का वादा करता है कि गाँव में कंफर्टेबल लाइफ जीने में वो वैन की पूरी मदद करेगा। थोड़ी ही देर में वैन अपने सामान पैक करना शुरू कर देता है। टिल्डा मार्की जेल्पा पर बहुत गुस्सा होती है कि वो वैन को इतनी दूर भेज रहा है, लेकिन वैन उसे बताता है कि वो एक्चुअली इस चीज का ही वेट कर रहा है क्योंकि वहाँ उसे काफी फ्री टाइम मिलेगा। जैसे ही उसका लगेज कैरेजेस में लोड होता है वैन सोचता है कि उसके पिता ने उसे कोई भी नाइट साथ ले जाने की इजाजत नहीं दी। इस वजह से मार्का को एडवेंचरर्स हायर करने पड़े उसकी प्रोटेक्शन के लिए। शुरू में तो सिर्फ काम को साथ ले जाने की परमिशन मिली थी, लेकिन भाई के बीच में बोलने की वजह से अब टिल्डा भी उसके साथ जा रही होती है। तभी अचानक डी वहां आ जाता है और वैन को बताता है कि वो भी उसके साथ जा रहा है ताकि उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सके। वैन बिल्कुल भी ये नहीं चाहता और कहता है कि उसके पिता ने नाइट्स को उसके साथ जाने से मना किया था। डी जवाब देता है कि उसे ऐसे कोई ऑर्डर नहीं मिले और वो अपने साथ 2 और भी नाइट्स ले आता है। यहाँ बात खत्म नहीं होती क्योंकि स्पार्टा भी वहाँ आ जाता है और वैन को बताता है कि उसने मेंशन से अर्ली रिटायरमेंट ले ली है। वो कहता है कि अब वो भी वैन के साथ चलेगा और वहाँ भी उसे पढ़ाता रहेगा। जैसे ही कैरेज चलना शुरू होता है वैन थोड़ी उदासी महसूस करता है क्योंकि उसने अपने बाकी भाइयों और दोस्तों को अलविदा कहने तक का मौका नहीं दिया गया। उसके पिता चाहते हैं कि उसे चुपचाप भेज दिया जाए, लेकिन पूरा शहर उसे अलविदा कहने के लिए जमा हो जाता है क्योंकि नाइट्स बड़े बड़े बैनर्स उठाकर चल रहे होते हैं जिन पर लिखा होता है कि वैन जा रहा है। ये देखकर वैन पैनिक कर जाता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। नाइट्स उसे बताते हैं कि वो सिर्फ डी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं और जब तक डी खुद ना बोले बैनर्स नीचे
नहीं उतारे जा सकते और अभी डी सो रहा होता है। इस तरह पूरा शहर वैन को अलविदा कहता है और वैन उनसे वादा करता है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा। बाद में वैन अपने हाथ में एक छोटी सी डाली लेता है और अपने प्रोडक्शन मैजिक यूज करके वैन एक लकड़ी की डाली को तलवार में बदल देता है, जो लॉजिकली देखा जाए लकड़ी को मेटल में बदलने के लिए किसी न्यूक्लियर रिएक्टर जितनी माना चाहिए होती है। लेकिन मुझे क्या पता, काम और टिल्डा ये देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। वैन कहता है कि वो बस ये देखना चाहता था कि जिस मैजिक को बेकार कहा जा रहा है क्या उसका कोई अच्छा यूज भी हो सकता है या फिर नहीं। तब टिल्डा उसे बताती है कि वो लोग गांव के पास पहुंच चुके हैं और वैन उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो काम से कहता है कि अगर उसे गांव की जिंदगी पसंद ना आए तो वो वापस मेंशन जा सकता है। वैन तैयार होता है स्लेव कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए और उसे यकीन दिलाता है कि वो मेरे बड़े भाई की सर्विस कर सकता जो उसे अच्छा ट्रीट करेगा। काम तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो पहले ही वैन की सर्विस की कसम खा चुका है और आखिरी सांस तक उसके साथ रहेगा। यह सुनकर वैन थोड़ा सा खामोश हो जाता है क्योंकि यह बात प्रपोजल जैसी लगती है जो उसे अपनी पिछली जिंदगी में कभी नहीं मिली। तभी अचानक कैरेज जोर से हिलती है और रुक जाती है। वैन खिड़की खोलकर पूछता है कि क्या हो रहा है। एक नाइट उसे बताता है कि आगे प्रॉब्लम है क्योंकि गांव पर बैंडेंट्स का हमला हो रहा है। वैन तुरंत मीटिंग बुलाता है। डी बताता है कि ये बैंडेंट्स डरने के आदी हैं, इसीलिए गांव वाले उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। उनकी तादाद लगभग 50 होती है और उन्हें मोटी लकड़ी की दीवार उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही होती है, लेकिन वो दीवार के पार से तीर चलाकर गांव वालों पर हमला कर रहे होते हैं। डी कहता है कि उन्हें उन गुंडों से लड़ना चाहिए क्योंकि अगर सब मिलकर काम करेंगे तो उन्हें भगा सकते हैं। लेकिन एडवेंचरर्स का लीडर ओर्थो इस बात से मना कर देता है। वो कहता है कि उसका मिशन सिर्फ वैन को सेफली गांव तक पहुंचाना है और वो अपने लोगों को ऐसी लड़ाई में नहीं झोंकेगा जहां वो डिसएडवांटेज में हो। डी उससे बहस करने लगता है कि गांव वाले वैन के पहले सिटीजन्स होंगे और उनकी रक्षा करना जरूरी है। ओर्थो कहता है कि ये सोच एक नाइट को शोभा देती है, लेकिन वो और उसके लोग नाइट्स नहीं बल्कि एडवेंचरर्स हैं, इसीलिए नाइट वाली लॉजिक उन पर अप्लाई नहीं होती। डी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। फिर डी ओर्थो से कहता है कि वो वैन की हिफाजत करे जबकि वो और नाइट बैंडेंट से लड़ने जाएंगे। वो जानता है कि इस प्रोसेस में वो मर भी सकता है। वो एडवेंचरर से कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो वैन को लेकर वापस शहर भाग जाना, लेकिन स्पार्टा इस बिल्कुल बेवकूफी वाले प्लान पर इजाजत नहीं देता। वो सबको कहता है कि भले ही वो एक आम सर्वेंट जैसा दिखता हो, लेकिन असल में वो एक एलिमेंटल मेज है। वो कहता है कि वो लड़ाई जीतने में मदद करेगा। सब लोगों को इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। स्पार्टा अनाउंस करता है कि वो एक वाल बनाएगा और एडवेंचरर्स उसके पीछे से अचानक से हमला करेंगे। इससे बैंडेंट्स का ध्यान भटक जाएगा और उसी वक्त डी और नाइट साइड से हमला करेंगे। स्पार्टा को लगता है कि जब बैंडेंट्स पर हर तरफ से अटैक होंगे तो वो भाग जाएंगे। वैन उसे पूछता है कि क्या वो पीछे रहकर लड़ने का प्लान बना रहा है। बूढ़ा बटलर हाँ में जवाब देता है और कहता है कि उसे लगातार हमला करते रहना होगा ताकि बैंडेंट्स का फोकस उस पर रहे। वैन कहता है कि ये बहुत खतरनाक है और वो मारा भी जा सकता है, लेकिन स्पार्टा कहता है कि वो शान से मरना चाहता है। वैन उसे बताता है कि वो इतनी आसानी से मर नहीं सकता, जबकि उसने सालों से उनके परिवार की वफादारी से खिदमत की है। वो ये भी कहता है कि वो नाइट्स को भी मरने नहीं देना चाहता। वैन जानता है कि अगर उसने अभी स्पार्टा और डी दोनों खो दिए तो वो गांव को कभी डेवलप नहीं कर पाएगा और फिर उसका पिता उसकी नाकामी पर उसे जरूर मार डालेगा। इसीलिए वैन एक और प्लान सोचता है और अनाउंस करता है कि वो खुद डिकॉय बनेगा। यह सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। टिल्डा तुरंत मना कर देती है और कहती है कि वो खुद डिकॉय बनेगी। काम भी तैयार हो जाता है उसकी जगह लेने के लिए। वैन कहता है कि वो अपने किसी करीबी को मरते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो खुद बलि का बकरा बनेगा। वैन का प्लान होता है कि वो कैरेज पर चढ़कर सीधा बैंडेंट्स पर सामने से हमला करेगा ताकि बाकी लोग साइड से अटैक कर सके। डी कहता है कि ये बहुत रिस्की है, लेकिन वैन उसे याद दिलाता है कि उसने ट्रेनिंग उसी से ली है, इसीलिए वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा और अगर वो मर भी गया तो एक नोबल के लिए, अपने लोगों के लिए मरने से बड़ी कोई मौत नहीं होती। वैन अपनी तलवार निकाल लेता है और डी से कहता है कि अगर वो मर जाए तो उसकी लाश वही छोड़ देना। वो नहीं चाहता कि उसकी मौत की वजह से उसके परिवार के नाम पर दाग लगे। वैन के अल्फाज औरतों के दिल को छू जाते हैं। उसे याद आता है कि वो शुरू में किसी नोबल के बेटे की गार्ड ड्यूटी लेने से खुश नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि सब नोबल घमंडी होते हैं, लेकिन जब वैन ने खुद आकर उसे ग्रीट किया और उसे कूल और बेडेस भी कहा, तब से उसकी सोच थोड़ी बदल गई थी। और अब जब वो वैन को अपनी जान दांव पर लगाते हुए देखता है तो वो डिसाइड करता है कि वो बुजदिल नहीं बनेगा। वो भी कहता है कि वो भी लड़ाई में साथ देगा। वैन उसे कहता है कि इसकी फीस वो उसे अदा नहीं कर पाएगा, लेकिन औरतो उसे जवाब देता है कि वो घंटा कूल और बेडेस रहेगा। उसके सामने एक
बच्चा अपनी जान रिस्क में डाल रहा है। उसके दोस्त भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। फिर डी भी आगे आता है और कहता है कि जब तक वो जिंदा है वो अपने लॉर्ड को अपनी जान खतरे में डालने नहीं दे सकता। स्पार्टा उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि अगर वैन को लगता है कि अपनी जान दांव पर लगाना एक अच्छी स्ट्रेटजी है तो उसे वैन को बिल्कुल शुरू से पढ़ाना पड़ेगा। वो तुरंत एक नया प्लान बनाता है और कुछ ही सेकंड्स में एक मिट्टी की बड़ी दीवार बना देता है। फिर वो नाइट्स और एडवेंचरर्स को ऑर्डर देता है कि बैंडेंट्स को दोनों तरफ से घेर लो। ऑर्थो और उसका हैवीवेट दोस्त साइड से दौड़ते हैं जबकि डी अपने लोगों के साथ दूसरी साइड से हमला करता है। इसी दौरान बाकी एडवेंचरर्स दीवार के पीछे से तीर चलाना शुरू कर देते हैं। कुछ बैंडेंट्स को गिरा देते हैं और बाकियों का ध्यान भटका देते हैं। बैंडेंट्स का लीडर ऑर्डर देता है कि पहले दीवार के पीछे खड़े लोगों को निशाना बनाओ, लेकिन तभी डी आगे बढ़कर एक साथ ही बैंडेंट्स को गिरा देता है। ऑर्थो, एडवेंचरर्स और नाइट्स भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं और जैसे ही ये काफी नहीं था कि डी अपनी खौफनाक ऑरा छोड़ देता है, जिससे देखकर बैंडेंट्स के होश उड़ जाते हैं और वो भागने लगते हैं। बैंडेंट्स का लीडर समझ जाता है कि इस तरह से वो जीत नहीं सकते, इसीलिए वो सीधा दीवार की तरफ भागता है ताकि पीछे खड़े लोगों को मार सके। ऑर्थो अपनी टीम को चेतावनी देने की कोशिश करता है लेकिन वो टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाते। साइक्लोप्स जैसा दिखने वाला बंदा अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाने ही वाला होता है कि वो ग्रीन बालों वाले लड़के पर हमला करे। तभी वैन बिल्कुल सही वक्त पर आता है और बैंडेंट के लीडर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसे छेड़ता है। वो बड़े बंदे के पैरों के बीच से निकल जाता है और पीछे से उसके घुटनों पर वार करता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। काम भी लड़ाई में शामिल होता है और उनके लीडर की कुल्हाड़ी को फुट होल्ड बनाकर उछालता है। वो एक जबरदस्त फिनिशिंग ब्लो देता है। इसके थोड़ी ही देर बाद बाकी बचे हुए सारे बैंडेंट्स पकड़ लिए जाते हैं और वैन की फोर्सेस को एक भी नुकसान नहीं होता। ऑर्थो खुश हो जाता है कि उन्होंने बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स हासिल किए हैं। वो कहता है कि पेमेंट मिलते ही उनका काम यहाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन अब उसे वैन के बारे में थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है। वो वैन में बहुत पोटेंशियल देखता है और अपनी टीम से पूछता है कि क्या वो यहीं रुककर देखना चाहते हैं कि वैन इस बेनाम गांव को क्या बनाता है। उसकी टीम का आधा हिस्सा कहता है कि इस गांव में उनके लिए इतने पैसे नहीं है, लेकिन उसकी टीम के मेन मेंबर्स वहीं रुक जाते हैं क्योंकि उन्होंने वैन को लड़ाई में देखा है और उन्हें लगता है कि वो कोई आम बच्चा नहीं है। वो उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि एक दिन वो बहुत आगे जाएगा और तब वो अपनी लॉयल्टी का पूरा फायदा उठा सकेंगे। इसी बीच टिल्डा वैन पर गुस्सा होती है और उसे डांटती है कि उसने अपनी जान क्यों खतरे में डाली। अगली कहती है कि अगली बार खतरे में वो खुद जाएगी। तभी डी और बाकी लोग आगे आते हैं और बताते हैं कि गांव वाले गेट पर जमा हो गए हैं। वैन फैसला करता है कि वो गर्व और उम्मीद के साथ गांव में कदम रखेगा, लेकिन जैसे ही वो गांव को देखता है उसकी थोड़ी सी उम्मीद और गर्व दोनों कम हो जाते हैं क्योंकि गांव बहुत कमजोर और उजड़ा हुआ होता है। गांव का चीफ वैन का स्वागत करता है और उनकी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। वैन का पहला सवाल होता है कि क्या गांव पर पहले भी हमले हुए हैं। बूढ़ा चीफ हाँ में जवाब देता है और कहता है इस साल हम पर बार बार अटैक हो चुके हैं। वैन पूछता है कि इसकी वजह क्या है। चीफ बताता है कि पहले यह गांव किसी और टेरिटरी का हिस्सा था और वहाँ नाइट्स रेगुलर पेट्रोल करते थे, लेकिन जब से ये फ्यू फैमिली के अंडर आया है कोई भी उनकी हिफाजत के लिए नहीं आया। वैन इस बात के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसके पिता अभी छोटे गांव के वैल्यू नहीं समझते। यह सुनकर गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं। बूढ़ा चीफ पूछता है क्या नोबल्स को लगता है कि छोटे गांव बचाने के लायक नहीं है क्योंकि हम जैसे गरीब लोग ज्यादा टैक्स नहीं दे पाते। वैन कहता है कि किसी को ब्लेम करना बेकार है। ये बात गांव वालों को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वो कहते हैं कोई नोबल कभी नहीं समझ सकता कि हम जैसे गरीब लोग कैसे हाल से गुजरते हैं। वैन कहता है कि वो गांव के फ्यूचर की ही बात कर रहे हैं और यहाँ गुस्सा करना बेकार है। वो मानता है कि गांव के हालात के लिए नोबल्स जिम्मेदार हैं, लेकिन असल वजह किंगडम के फाउंडर के लिखे हुए कानून है। वो कहता है कि कानून को ब्लेम करने से कुछ बदलने वाला नहीं है, इसीलिए उन्हें कुछ और करना होगा ताकि गांव को बचाया जा सके। वो 3 तरीके बताता है। पहला, कोई ऐसी चीज बनाओ जो इतनी कीमती हो कि किंगडम उन्हें इग्नोर न कर सके। दूसरा, इतना पैसा कमाना कि वो खुद मर्सनरीज हायर कर सके। और तीसरा, गांव पर काम करना और उसे बेहतर बनाना। गांव की एक औरत कहती है कि उन्होंने भी यही सोचा था, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। वैन कहता है कि अब चीजें बदल चुकी हैं क्योंकि अब उनके पास नया लॉर्ड आ गया है और मैं कसम खाता हूँ कि मैं गांव की हिफाजत के लिए सब कुछ करूंगा। गांव वाले उस पर अभी भरोसा नहीं करते क्योंकि वो सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन जब स्पार्टा और डी आगे बढ़ते हुए अपना परिचय देते हैं एक फॉर्मर हेड बटलर और नाइट के वाइस कमांडर के तौर पे, तो गांव वालों का कॉन्फिडेंस अचानक बढ़ जाता है। तब उन्हें एहसास होता है कि उनका गांव सही हाथों में है। तब चीफ वैन से पूछता है कि क्या उनके पास पावरफुल एलिमेंटल मैजिक है और वैन तुरंत क्लियर करता है कि वो सिर्फ प्रोडक्शन मैजिक ही यूज कर सकता है, इसीलिए
मुझसे कॉम्बैक्ट या स्ट्रेंथ की उम्मीद मत करना। गांव वाले खुलेआम उदास हो जाते हैं और वैन के ईगो को थोड़ा सा झटका लगता है। तभी एक विलेजर पूछता है कि टैक्सेस का क्या होगा, क्योंकि अभी उन्हें अपनी इनकम का 30% देना मुश्किल लगता है। वैन डिसाइड करता है कि जब तक गांव स्टेबल नहीं हो जाता टैक्स को 10% तक कम कर दिया जाए। यह सुनते ही सारे विलेजर्स उसे पसंद करने लगते हैं। फिर वैन कहता है कि उन्हें गांव के डिफेंस पर काम करना होगा और स्पार्टा से पूछता है कि जो अर्थ वॉल उसने बनाई है वो कितनी देर तक टिकती है। बटलर जवाब देता है कि वो सिर्फ थोड़ी ही देर तक टिकी रहती है। माना खत्म होते ही वो बस मिट्टी का ढेर बन जाती है। वैन डिसाइड करता है कि बाद में एक स्ट्रॉन्ग वाल बनाएगा, लेकिन फिलहाल स्पार्टा को मैजिक से वाल बनाने को कहता है। इस बात पर बटलर तुरंत पूरे गांव के इर्द गिर्द बड़ी वाल बना देता है और ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। उसके बाद वैन कहता है कि बैंडर्स को स्लो करने के लिए पिटफॉल्स और ट्रैप्स भी चाहिए होंगे और डी उसे कहता है कि ये काम उस पर छोड़ दे। फिर वैन विलेजर से कहता है कि उन्हें मिलकर गांव को दोबारा बनाना होगा, क्योंकि तब इससे सक्सेसफुल बनाने का कोई दूर का सपना नहीं रहेगा। इसके बाद वैन जंगल जाता है ताकि अपनी प्रोडक्शन मैजिक को पूरी तरह से टेस्ट कर सके। वो एक छोटी सी लकड़ी का डंडा लेता है और अपनी मैजिक से उसका हर हिस्सा महसूस करता है और फिर वो लकड़ी को बहुत बारीक धागों में तोड़ देता है और उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न में बंद कर देता है, जिससे एक सॉलिड प्राइड क्यूब बन जाता है। टिल्डा और काम पूछते हैं कि ये क्या है और वैन बताता है कि ये एक नैनो मटेरियल क्यूब है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो ऐसे काफी क्यूब्स बना लेता है और तभी ऑर्थो और उसके दोस्त वहाँ से गुजरते हैं। उन्हें आरजीबी क्यूब्स देखकर क्यूरियोसिटी होती है और ऑर्थो पूछता है कि क्या वो उनमें से एक को काट सकता है। वो एक ब्लॉक हवा में उछालता है और पूरी ताकत से उस पर वार करता है, लेकिन ब्लॉक पास के एक ट्री से जाकर टकराता है और उस पर जरा सा भी स्क्रैच नहीं आया होता। ऑर्थो को यकीन नहीं होता क्योंकि उसका वार पत्थर तक काट देता है, लेकिन नैनो मटेरियल क्यूब बिल्कुल ठीक रहता है। इसके बाद वो अपनी मैजिक के साथ और एक्सपेरिमेंट्स करता है और सूरज डूबने तक वेपन्स और अलग अलग चीजें बनाता रहता है। टिल्डा पूछती है कि क्या वो थक नहीं रहा, क्योंकि कहा जाता है कि प्रोडक्शन मैजिक बहुत माना कंज्यूम करती है, लेकिन वैन बिल्कुल ठीक महसूस करता है। वो सोचता है कि उसके पास कितना माना होगा और बैठे बैठे लकड़ी से एक कटाना बना देता है, क्योंकि भाई जब मैजिक हो तो साइंस और एनर्जी के रूल्स कौन देखता है। काम की आंखें नई तलवार देखकर चमक उठती हैं तो वैन वो तलवार उससे गिफ्ट कर देता है। फिर टिल्डा भी भीगी आंखों से उसे देखती है और वैन उसे एक एक्स दे देता है, लेकिन टिल्डा बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि उस पर एक अजीब सा खोपड़ी का डिजाइन होता है जो उसकी क्यूटनेस के खिलाफ होता है। उस रात जब टिल्डा और काम सो रहे होते हैं, वैन कैंप फायर के सामने बैठकर सो नहीं पाता। वो सफर और लड़ाई के बाद थका हुआ महसूस करता है और गंदा भी, क्योंकि उसने कई दिन से नहाया नहीं होता। वो सोचता है कि उसके सर्वेंट्स नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो भी जरूर थके होंगे और गांव पर काम शुरू करने से पहले बेसिकली फैसिलिटीज होना जरूरी है। अगले दिन वैन खुली जगह पर नैनो क्यूब्स जमा करना शुरू करता है ताकि उनसे एक घर बना सके। विलेजर्स उसे देखने के लिए जमा हो जाते हैं और खुद वैन को भी श्योर नहीं होता कि क्या वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना पाएगा, लेकिन वो डिटेल्स पर फोकस करता है और घर बनाने के स्टेप्स फॉलो करता है। सबसे पहले वो स्ट्रॉन्ग पिलर्स बनाता है जो छत का वेट संभाल सके और फिर उनके इर्द गिर्द दीवारें बनाता है। उसके बाद और रूम्स बनाता है जिनमें डोर्स और विंडोज होते हैं और आखिर में छत लगाकर बिल्डिंग कंप्लीट करता है। इस तरह उसका घर पल भर में तैयार हो जाता है और कोई यकीन नहीं कर पाता कि वैन्स ने कुछ ही सेकंड्स में एक बड़ा बंगला बना दिया है। लेकिन वैन खुश होता है कि अब उसके पास रहने के लिए कंफर्टेबल घर है। पूरा का पूरा गांव और वैन के दोस्त मेंशन को देखकर उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, जब तक स्पार्टा कहता है कि वैन की प्रोडक्शन मैजिक एलिमेंटल मैजिक के मुकाबले बहुत ज्यादा खौफनाक है। वैन हम्बल होकर कहता है कि ऑफेंसिव मैजिक ओवरऑल बेहतर ही होती है, क्योंकि उससे नोबल अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसे लगता है कि लोग उस नोबल के नीचे ज्यादा सेफ महसूस करते हैं जो फायर बॉल्स चला सकते हैं, न कि मुझ जैसे एक गरीब के नीचे। मैं तो गरीब हूँ। टिल्डा और काम इस बात से मना करते हैं और कहते हैं कि वो उसके शहर में रहना पसंद करेंगे, उसके फादर के शहर के बजाय। लेकिन वैन सोचता है कि वो इसलिए कि वो सिर्फ उसके दोस्त हैं। स्पार्टा भी मानता है कि वो दोनों सही कह रहे हैं। वो वैन को बताता है कि जंग के वक्त लोग शायद स्ट्रॉन्ग अटैक पावर वाले नोबल्स के पास रहना चाहेंगे, लेकिन पीसफुल टाइम के लिए उससे बेहतर और कोई नहीं। डी, ऑर्थो और बाकी सब भी वही महसूस करते हैं और वैन को बताते हैं उसने इतनी जल्दी में
तरीके से घर बना लिया। वैन उनसे कहता है कि अगर वो लकड़ियां ले आए तो वो उनके लिए भी एक घर बना सकता है। यह सुनते ही डी और ऑर्थो दोनों जोश में आ जाते हैं और सबसे पहले लकड़ी जमा करके अपना घर बनवाने का प्लान बना लेते हैं। लेकिन नया घर चाहने वाले सिर्फ वही नहीं होते। गांव के चीफ थोड़े झिझक के साथ वैन से पूछता है कि अगर वो लकड़ी लेके आए तो क्या वो उनके लिए भी घर बना देगा। इस पर गांव वाले बताने लगते हैं कि उनके घर टूट चुके हैं और रहने के लायक नहीं है। वैन समझ जाता है कि भाई सबके घर बनाना बहुत थका देने वाला काम होगा, फिर भी वो अपने लोगों को निराश नहीं करना चाहता और सच ये भी होता है कि उनके घर किसी भी वक्त गिर सकते हैं। वैन मान जाता है और कहता है कि अगर वो लकड़ी लेके आए तो वो उन सब के लिए घर बना सकता है। यह सुनकर सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। थोड़ी ही देर में वैन एक साथ पूरा रेजिडेंशियल एरिया बना देता है और लोग भी उसकी स्किल देखकर हैरान होते हैं। सब कहते हैं कि सिर्फ ज्यादा माना होना एक बात है, लेकिन वैन घर बनाने के साथ प्रॉपर डिजाइन्स भी बना रहा है। वैन आर्किटेक्चर और डिजाइनिंग का ज्ञान देखते हुए कहता है कि उसने ग्रिड लेआउट यूज किए हैं जिसमें हर यूनिट में 4 घर होते हैं और उनमें बड़ी बड़ी सड़कें भी होती हैं। फिलहाल उसने सब घर एक जैसे बनाए हैं ताकि किसी तरह का झगड़ा ना हो, लेकिन बाद में बेटर रॉ मटेरियल्स मिलने पर वो उन्हें और बेहतर बनाएगा। गाँव वाले बहुत शुक्रगुजार होते हैं और अपने थोड़े से फसल वैन को तोहफे के तौर पर देते हैं। इसके बाद वैन अपने मेंशन के पास एक पब्लिक बाथ हाउस बना देता है क्योंकि वो रोज नहाना चाहता है, लेकिन गांव वाले भी इस चीज को देखकर उनमें चुल मच जाती है। टिल्डा और हरे बालों वाली मेज प्लूरल वैन से कहती है कि वो उनके साथ नहा ले। यह सुनकर भाई वैन घबरा जाता है। लड़कियां पहले नहाती हैं और फिर प्लूरल कहती है कि वैन उन सब नोबल से बिल्कुल अलग है जिनसे वो अब तक मिली है और वो बहुत रहमदिल और समझदार है। टिल्डा तुरंत बोलना शुरू कर देती है कि उसका मास्टर कितना जबरदस्त है। जब वो अपनी नई दोस्त को सब कुछ बता चुकी है तो फिर लड़कों की बारी आती है। वैन और काम पहले अंदर आते हैं और वैन नोटिस करता है कि काम की मसल्स ट्रेनिंग के बाद काफी डेवलप हो रही हैं और जैसे ही ये बात होती है डी और नाइट्स भी बाथ हाउस में आ जाते हैं। फिर वो मसल ब्रेन बेवकूफ पब्लिक बाथ में ही अपने भारी तलवार घुमाने शुरू कर देता है। नहाने के बाद वैन अपने कमरे में आकर बेड पर गिर जाता है और सोचता है कि आज थका देने वाले दिन के बाद अगली सुबह वो उठता है और देखता है कि नाइट्स ने गांव के इर्द गिर्द ट्रेंच खोद दी है ताकि रेडर्स से हिफाजत हो सके। वैन कहता है कि बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसमें पानी भरना चाहिए। उन्हें पीने, खेती और पब्लिक बाथ के लिए भी पानी चाहिए होता है। इसीलिए वैन डिसाइड करता है कि उनकी नेक्स्ट प्रायोरिटी स्टेबल पानी का सोर्स होगा। वो तुरंत पास के पानी के जखीरे का जायजा लेता है। फिर स्पार्टा उस तरफ एक छोटी सी केनाल बना देता है। डी और बाकी लड़के केनाल को चौड़ा और लंबा करना शुरू कर देते हैं और वैन उनके पीछे पीछे अपनी मैजिक से केनाल की दीवारें और नीचे का हिस्सा लीक प्रूफ बना देता है। वैन देखता है कि डी मिट्टी कोते हुए पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है। स्पार्टा कहता है कि अपनी अर्ली 40s में भी वो काफी एक्टिव है। काम और नाइट्स भी पूरी जान लगा देते हैं। वैन सोचता है कि केनाल कंप्लीट होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन वो ठान लेता है कि गांव के लिए पानी सिक्योर करेगा क्योंकि जब बेसिक फैसिलिटीज हो जाएंगी तो मर्चेंट्स आना शुरू कर देंगे और सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। लेकिन वैन अपने वर्कर्स के जोश को कम समझ लेता है। सिर्फ दिन के आखिर तक वो गांव तक आधी केनाल बना चुके होते हैं। वैन कहता है कि बस सब काफी है और उन्हें रुकने को बोलता है। डी पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है क्योंकि वो अभी और काम कर सकते हैं। वैन कहता है कि हर किसी के पास उस जैसी स्टेमिना नहीं होती और काम और बाकी लोग कांप रहे हैं। डी समझ जाता है कि सब लोग उस जैसे नहीं बने, इसीलिए वो आज के लिए ब्रेक मान लेता है, चाहे उसके पास अकेले ही केनाल खत्म करने की ताकत क्यों ना हो। अगले दिन केनाल पूरी हो जाती है और सब लोग रिवर्स के पास जमा हो जाते हैं उस रिवर को बहने को देखने के लिए। वैन स्पार्टा को गेट खोलने को कहता है और वो पत्थर का प्लग तोड़ देता है। पानी जैसे ही टनल में बहना शुरू करता है सब लोग तालियां बजाते हैं। गांव वाले इतना ज्यादा पानी एक साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। जल्द ही पानी गांव के इर्द गिर्द खड्डों को भर देता है, लेकिन वैन को डर होता है कि बरसात में फ्लोडिंग ना आ जाए, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि गांव के पीछे एक झील खोदी जाए। स्पार्टा कहता है कि ये ड्राई वेदर में रिजर्व पानी का भी काम करेगा। थोड़ी ही देर में वैन और उसके दोस्त गांव के पीछे एक झील बना देते हैं। पूरा गांव उसे देखने के लिए जमा हो जाता है और अपनी खुशी पर काबू नहीं रख पाते। विलेज चीफ वैन का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि अब उन्हें अपने घरों के लिए पानी लाने बाहर जाना नहीं पड़ेगा। कुछ दिन बाद वैन गांव की दीवार को और मजबूत बना देता है, मिट्टी में पत्थर मिलाकर, और अपनी मैजिक से उसे कंक्रीट में बदल देता है। सबको यकीन हो जाता है कि इतने स्ट्रॉन्ग वाल्स के बाद बेंडेंट्स के अटैक बेकार रहेंगे, लेकिन वैन फिर भी खुश नहीं होता है। वो डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वाल्स के ऊपर
बैलिस्टा लगवा देता है और उनके आगे फिर शील्ड्स लगवा देता है ताकि लोग महफूज रह सकें और उसके साथ दुश्मनों पर वार भी कर सकें। वैन कहता है कि ये सब बेसिक चीजें हैं, लेकिन सब लोग उसे डिसग्रेस करते हैं क्योंकि यह बहुत कूल और इम्प्रेसिव लगता है क्योंकि उन्होंने आज तक इतनी अच्छी चीज नहीं देखी होती। सब लोग कहने लगते हैं कि अब कोई भी इस गांव से पंगा नहीं लेगा। स्पार्टा कहता है कि इस जगह को गांव कहना गलत है क्योंकि ये अब फोर्ट्रेस जैसा लगने लगा है। डी देखता है कि अगर जिल्पा को पता होता कि वेन ये सब कर सकता है तो वो उसे कभी भेजने की नहीं सोचता और सीधा अपना सक्सेसर बना देता। स्पार्टा इस बात से एग्री नहीं करता और कहता है कि जिल्पा कॉम्बैक्ट एबिलिटीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है और वो वैन के टैलेंट को पूरी तरह कभी अप्रिशिएट नहीं करता। डी आर्ग्यू करता है कि वैन के पास कॉम्बैक्ट पावर भी काफी ज्यादा है और शायद वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्पार्टा जवाब देता है कि वैन की पावर गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए बेस्ट है, लेकिन वो दूसरे टेरिटरीज कॉन्कर नहीं कर सकता। डी तो भाई इस बात को पर्सनल इंसल्ट समझ लेता है और कहता है कि वार सिर्फ तलवारों के टकराने का नाम नहीं होती। जब वैन देखता है कि दोनों बात को ज्यादा सीरियस ले रहे हैं, वो तुरंत उन्हें रोक देता है। वो कहता है टैलेंट और उसके यूज पर बहस करना बेवकूफी है और उन्हें जो मिला है उसके साथ बेहतर जिंदगी जीनी चाहिए। डी हंस पड़ता है और अपनी गलती मान लेता है। वो कहता है कि वैन चाहे जहाँ भी हो एक ग्रेट रूलर बनेगा। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि एक दिन वैन का डोमेन शायद उसके फादर के डोमेन से भी बड़ा होगा, लेकिन वैन का ध्यान तो सिर्फ नाश्ते पर होता है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी होती है। वो टिल्डा के बनाए हुए नाश्ते को एंजॉय करता है और टिल्डा खुश होती है कि उसे खाना पसंद आया है क्योंकि उनके पास इंग्रेडिएंट्स थोड़े कम होते हैं। वैन समझ जाता है कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। स्पार्टा कहता है कि डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना अच्छा है, लेकिन इनकम का भी कुछ सोचना चाहिए, नहीं तो इस गांव के लोग हमेशा निकम्मे और नकारा रह जाएंगे। उनके पास कोई कनेक्शन नहीं सिवाय उन मर्चेंट्स के जो महीने में सिर्फ एक बार आते हैं। वैन कहता है कि फर्नीचर और बर्तन वो खुद बना सकता है और गांव वाले इतनी सब्जी उगाते हैं कि बस गुजारा हो सके। स्पार्टा अपनी मूंछ से ऑमलेट का टुकड़ा हटाते हुए कहता है कि उनके पास मसाले नहीं है और ना ही वो इंग्रेडिएंट्स जिनसे वैन का पसंदीदा डिजर्ट बनाते हैं। यह सुनकर वैन हैरान रह जाता है और टिल्डा की तरफ ऐसे देखता है जैसे उसने उसे धोखा दे दिया हो। वो डिसाइड करता है कि एक स्पेशल इंडस्ट्री शुरू करेगा जो इस गांव को जरूरी पैसे दे सके। वो अपनी टीम से कहता है कि तुरंत आइडियाज दो। काम सजेस्ट करता है कि वो नैनो क्यूब्स बेच सकता है क्योंकि वो रिवोल्यूशनरी मटेरियल्स हैं। वैन तुरंत मना कर देता है क्योंकि उन्हें सिर्फ वो ही यूज कर सकता है। फिर टिल्डा कहती है कि मॉन्स्टर्स हंट करके उनके मटेरियल्स बेच सकते हैं। वैन ये आइडिया भी रिजेक्ट कर देता है क्योंकि ये सिर्फ एडवेंचरर्स और नाइट्स के काम आएगा। स्पार्टा कहता है कि इस गांव में कुछ खास ढूंढना मुश्किल है, इसीलिए वैन डिसाइड करता है कि इस पर गहरी सोच करेगा। उसी दिन बाद में उसकी मुलाकात औरतों के ग्रुप के मोटे लड़के से होती है जो कहता है कि वैन के सर्वेंट्स उसे बहुत पसंद करते हैं। वो बताता है कि जब उसने उससे पूछा कि उनके वेपन्स क्या कर सकते हैं तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो वेपन्स खराब नहीं करना चाहते थे। वैन दोनों से निराश होता है और कहता है कि वेपन्स यूज करने के लिए होते हैं, अगर वो उन्हें ऐसे संभाल के रखेंगे तो जरूरत के वक्त उन्हें यूज करना नहीं आएंगे। वैन उन्हें एनकरेज करता है कि अपने वेपन्स यूज करें। तभी वो मोटा आदमी हॉरिजॉन्टली गिफ्टेड एडवेंचरर और लेदर से बना शील्ड निकालता है और कहता है कि ये बहुत स्टर्डी है और वेपन की पावर मेजर कर सकता है। वो उन्हें अटैक करने को कहता है। काम थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपनी कटाना शील्ड को हल्की सी टच कर देता है। मोटा आदमी कहता है कि हाँ, थोड़े और ताकत लगाओ क्योंकि यह अटैक किसी काम का नहीं है। लेकिन भाई अगले ही पल वो देखता है कि शील्ड का एक टुकड़ा जमीन पर गिर रहा है। उसे यकीन नहीं होता है कि भाई उसकी और लेदर से बनी शील्ड भाई गिर रही है और ऊपर से वैन कहता है कि तलवार मेटल जैसी लगती है, लेकिन असल में वो सिर्फ लकड़ी से बनी हुई है। इस बात पर मोटा आदमी रोना शुरू कर देता है, लेकिन वैन बिना वक्त गवाए अपनी मैजिक यूज करके उसकी शील्ड को तुरंत ठीक कर देता है। तभी वहाँ ऑर्थो आ जाता है। वो वैन से पूछता है कि क्या वो उनसे कुछ कीमती ओर्स खरीदना चाहेगा। वैन तब हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि ऑर्थो एक पूरी गाड़ी रेयर मिनरल से भरी हुई लेकर आया है। ऑर्थो बताता है कि गांव के पास के पहाड़ों में ओर्स और मिनरल्स भरे पड़े हैं और उन्हें खोदने के लिए ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। वो आयरन, कॉपर और सिल्वर ओर्स के साथ थोड़ा सा गोल्ड भी ले आया होता है, लेकिन सबसे कीमती चीज होती है मिथ्रिल ओर। जैसे ही वैन मिथ्रिल को देखता है वो बिल्कुल
बिल्कुल पागल हो जाता है। वो सोचने लगता है कि इतनी कीमती रिसोर्सेज होने के बावजूद आज तक किसी ने इन पहाड़ों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। इस पर ओर्थो कहता है ये जगह काफी दूर और इनकन्वीनियंट है, इसीलिए किसी ने यहाँ आकर एक्सप्लोर करना जरूरी नहीं समझा। उसके बाद वैन आयरन ओर पर काम करना शुरू करता है और उसे भी एक नैनो क्यूब में बदल देता है। जैसे ही फेटी ये देखता है वो एक्साइटमेंट से भर जाता है और वैन से पूछता है कि क्या इससे तलवार बनाई जा सकती है। वैन अभी भी उसकी शील्ड के बारे में गिल्टी फील कर रहा होता है, इसलिए वो मान जाता है। वो मोटा आदमी उसे एक छोटी स्वॉर्ड और एक बड़ी स्वॉर्ड बनाने को कहता है। वैन पहले एक छोटी स्वॉर्ड बनाने पर काम करता है, हर एक डिटेल को दिमाग में इमेजिन करता है ताकि तलवार मजबूत और तेज हो और तलवार देखने में भी खूबसूरत लगे। जैसे ही तलवार तैयार होती है मोटे आदमी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। बाकी एडवेंचरर्स भी उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं ताकि तलवार को पास से देख सके। उसके बाद वैन बिल्कुल उसी डिजाइन में एक बड़ी स्वॉर्ड बना देता है। ये देखकर सब एडवेंचरर्स बिल्कुल पागल हो जाते हैं। वो वैन से पूछने लगते हैं कि क्या वो उनके लिए भी एक तलवार बना सकता है। वैन सोचकर फैसला करता है कि वो उन सब के लिए एक एक तलवार बना देगा क्योंकि ओर्स उन्होंने खुद कलेक्ट करके लाए हैं। तब प्लूरल कहता है कि ये तलवारें मार्केट में काफी ज्यादा कीमत पर बिक सकती हैं। वैन सोचता है कि अगर वो मिथरल से तलवारें बना ले तो जब स्पार्टा आएगा तब ये और भी महंगी बिकेंगी। फिर वैन मिथरल ओर को ध्यान से चेक करता है और कहता है कि इस ओर का मिलना बहुत ही रेयर होता है, लेकिन अगर एडवेंचरर्स ने इसे पहाड़ में जाने से पहले ही जंगल में पाया है तो इसका मतलब साफ है कि पास ही कहीं कोई डंजन मौजूद है। वो समझ जाते हैं कि अगर यहाँ कोई डंजन डिस्कवर हो गई तो ये गांव अचानक स्पॉटलाइट बन जाएगा और रोज हजारों की तादाद में यहाँ डंजन एक्सप्लोर करने के लिए लोग आएंगे। इससे इकोनॉमी को काफी ज्यादा फायदा होगा, लेकिन वैन जानता है कि अभी गांव इतने लोगों का प्रेशर झेल नहीं पाएगा। ऊपर से उसे डर है कि राइवल कंट्री और पास के नोबल्स डंजन के लिए अटैक भी कर सकते हैं। प्लूरल कहता है कि अगर डंजन मिलता है तो वैन के फादर तुरंत नाइट्स भेजकर प्रोटेक्शन करवा देंगे। इस पर वैन सीधा कहता है उसके पिता ने लगभग उसे बेदखल कर दिया था, इसीलिए जैसे ही ये गांव इम्पोर्टेंट बनेगा उसे कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब प्लूरल को पूरी बात समझ आ जाती है। वैन चाहता है कि पहले गांव को डेवलप कर दिया जाए और उसे अपनी परमानेंट टेरिटरी बना दिया जाए और उसके बाद ही वो गिल्ड को रिपोर्ट करेंगे। ऑर्थो कह देता है कि वो इस एरिया में नहीं जाएंगे जहाँ डंजन होने के चांसेस हैं। उसके सारे दोस्त भी इस बात पर एग्री कर जाते हैं। वैन उनका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि डंजन ढूंढने से उन्हें खुद ज्यादा फायदा हो सकता है। कुछ दिन बाद वैन फिर से गांव का रिनोवेशन करता है और इस बार बेटर क्वालिटी मटेरियल्स के साथ। टिल्डा को लगता है कि वैन खुद को बहुत ज्यादा थका रहा है। तभी एक गांव वाला भागता हुआ आता है और चिल्लाता है कि आर्मर्ड लिजर्ड्स मॉन्स्टर्स का झुंड गांव की ही तरफ आ रहा है। वैन तुरंत ही सबको दीवारों के अंदर जाने के ऑर्डर्स देता है और गेट बंद करवा देता है। गांव वाले मॉन्स्टर को आता देखकर काफी डरे होते हैं, लेकिन वैन उनसे कहता है कि अगर वो उसके साथ मिलकर लड़ेंगे तो कोई भी मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती। वैन की बात सुनकर गांव वालों के अंदर नया जोश भर जाता है और वो कसम खाते हैं कि वो गांव की रक्षा करेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। वैन उन्हें तुरंत वाल्स पर चढ़ने को कहता है और बेलेस्टी के पीछे पोजीशन लेने को कहता है। तब काम बताता है कि ऑर्थो और उसकी पार्टी शिकार पर गई हुई है, इसीलिए यहाँ किसी को कमांड संभालनी होगी। वैन फैसला करता है कि वो खुद लोगों के साथ ऊपर जाएगा, लेकिन टिल्डा आंसू के साथ उसके हाथ पकड़ लेती है। वैन कोई पत्थर दिल इंसान नहीं है, लेकिन वो उसे कोई दुख भी नहीं देना चाहता, इसीलिए वो डी को हुक्म देता है कि वो ऊपर चढ़कर उसे हर पल की सिचुएशन बताता रहे। डी तुरंत दीवार की तरफ भागता है, लेकिन जो सीन वो देखता है उसे बिल्कुल हिला के रख देता है। वो वैन को बताता है कि लगभग 40 आर्मर्ड लिजर्ड उनकी तरफ आ रहे हैं और हर एक का साइज लगभग 8 मीटर है, यानी कि 23 फुट, यानी कि 3 हाथियों के एक दूसरे के ऊपर खड़े होने जितना। ये सुनकर डी पैनिक करने लगता है क्योंकि एक्सपीरियंस्ड नाइट्स का पूरा ग्रुप भी सिर्फ एक आर्मर्ड लिजर्ड्स को गिराने में मुश्किल महसूस करता है और यहाँ तो उनके पास सिर्फ कुछ ही ट्रेंड फाइटर्स मौजूद हैं। वैन डी को हुक्म देता है कि एरोस के जेंट केओस बोस यानी बैलिस्टा में लोड किए जाएं और वो खुद तुरंत आगे बढ़कर ये हुक्म शुरू कर देता है। नाइट्स उसे याद दिलाते हैं कि नॉर्मल वेपन्स आर्मर्ड लिजर्ड्स के हार्ड स्केल
स्केल पर एक खनोच भी नहीं दे पाते। डी ये बात जानता है। वो कहता है कि आज तक उसने जितनी भी लड़ाई की है उन सब में जीत हासिल की है, लेकिन इस बार वो अपनी फीलिंग पर भरोसा करना चाहता है और कमांड वैन के हाथ में देना चाहता है। वो सबको बैलिस्टा लोड करने का ऑर्डर्स देता है और फिर फायर करने को कहता है। जैसे ही तीर लिजर्ड से टकराते हैं वो उनके सामने गायब हो जाते हैं। पहले पल के लिए डी को लगता है कि शायद अटैक फेल हो गए हैं, लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि जहां तीर लगे होते हैं वो भाई उनके आर पार हो चुके होते हैं। आर्मर्ड लिजर्ड्स कुछ सेकंड्स तक इनर्शिया की वजह से आगे बढ़ रहे होते हैं, फिर अचानक जमीन पर गिर जाते हैं। सिर्फ पहले ही वार में गांव वालों ने 10 आर्मर्ड लिजर्ड्स गिरा दिए होते हैं। डी वैन के बनाए हुए वेपन्स की क्वालिटी को देखकर हैरान रह जाता है और साथ ही गांव वालों से भी, जो कि अचानक भाई हैकर की तरह निशाने ले रहे होते हैं। डी सबको राउंड 2 के लिए रेडी रहने को कहता है। तब नाइट्स बताते हैं हर बैलिस्टा के पास सिर्फ एक आयरन एरो ही बचे हैं। डी बिना सोचे कहता है कि फिर भी लोड करो और फायर करो। इस बार भी कई आर्मर्ड लिजर्ड्स गिर जाते हैं, लेकिन अभी भी आधे मॉन्स्टर्स जिंदा होते हैं और उनके पास एमो खत्म हो चुकी होती है। डी तुरंत ये बात वैन तक पहुंचाता है। वैन सोल्यूशन सोच रहा होता है कि अचानक उसे याद आता है कि कैसे काम की वुडन स्वॉर्ड उस मोटे आदमी की हाई स्पेक शील्ड को काट पाई थी। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो डी को कहता है कि वुडन एरोज यूज करो। यह सुनकर नाइट्स को झटका लग जाता है। उनके हिसाब से ये बिल्कुल बेवकूफी है। स्टील जैसी हार्ड लिजर्ड्स की स्किन को कभी भेद नहीं सकती, लेकिन डी उन्हें सीधा चुप रहने को कहता है। वो कहता है कि वैन पहले ही उन्हें हर बार गलत साबित कर चुका है और इस बार भी वो उस पर भरोसा करके देखते हैं। वो विलेजर्स को वुडन एरोज लोड करने का ऑर्डर्स देते हैं और फायर करने को कहते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि वुडन एरोज भी आर्मर्ड लिजर्ड्स के अंदर घुस जाते हैं। भले ही आधे रास्ते में अटक जाते हैं, लेकिन इतना काफी होता है कि वो उनके वाइटल ऑर्गन्स को हिट कर दें और मॉन्स्टर्स तुरंत मर जाते हैं। अब डी को पूरा यकीन हो जाता है कि अब उन्हें कोई हरा नहीं सकता। वो जोर से कहता है कि फिर से लोड और फायर करो, क्योंकि आज रात लिजर्ड मीट की दावत होने वाली है। गाँव वाले उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं और एरोज की बारिश कर देते हैं और जो भी आर्मर्ड लिजर्ड्स बचे होते हैं सबका सफाया हो जाता है। डी फख्र से वैन को जीत की खबर देता है। गांव वाले जोर जोर से चीयर करने लगते हैं। टिल्डा वैन को जोर से गले लगा देती है और वैन अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि उसके वेपन्स इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स को कैसे हरा सकते हैं। दीवार के ऊपर नाइट्स भी हैरान होते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से एक भी आदमी जख्मी नहीं हुआ होता और उनके पास अभी भी काफी एमो बची होती है। डी सोचता है कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई कि उसे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट महसूस हो रही है कि मजा नहीं आ रहा, लेकिन ये सिर्फ इस बात का प्रूफ था कि वैन की एबिलिटी इतनी ज्यादा ओपी है। कुछ देर बाद गांव वाले औरतों की पार्टी की गाइडेंस में लिजर्ड कॉर्प्सेस को प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। औरतों बताता है कि आईज, फैंग्स, स्किन और मैजिक कोर्स को संभाल के रखा जाए, क्योंकि ये सब बिकने वाले आइटम्स हैं। मीट को अलग करके रख दिया जाता है खाने के लिए। वो बताते हैं कि नॉर्मली आर्मर्ड लिजर्ड्स को प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है और ज्यादातर मीट यूज होने से पहले ही सड़ जाता है, लेकिन भाई वैन के बनाए हुए नाइफ्स और हथियार ये काम काफी आसान बना देते हैं। तभी वैन वहां पहुंचता है, मीट के ढेर को देखता है और डिसाइड करता है कि इस जीत के जश्न में एक बड़ी पार्टी होगी और रात को सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। लोग जितना चाहें उतना मीट खाते रहते हैं। औरतों का ग्रुप वैन से बात करते हैं और बताते हैं कि भाई तुम्हारे बनाए हुए हथियार बिल्कुल भाड़ू हैं। डी ये बात सुन लेता है और वैन से पूछता है कि क्या उसने एडवेंचरर्स के लिए भी वेपन्स बनाए थे। औरतों की पार्टी अपनी तलवारें दिखाकर शो ऑफ करने लगती है। ये देखकर डी जलने लगता है और वैन से कहता है कि वो भी अपने लिए एक स्वॉर्ड चाहता है और उसे मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार है। और बाकी नाइट्स भी वैन से वेपन्स बनाने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। वैन थोड़ा शर्मा कर कहता है, अरे मैं तो तुमसे पैसे नहीं ले सकता और अभी थोड़ा बिजी भी हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही गाँव की ये पार्टी खत्म हो जाएगी मैं तुम सबके लिए वेपन्स और गियर्स बना दूंगा। नाइट इस बात से खुश हो जाते हैं। फिर और तो वैन को बताता है कि एक आर्मर्ड लिजर्ड नॉर्मली 20 गोल्ड कॉइन्स में बिकता है, लेकिन क्योंकि ज्यादा मीट वेस्ट हो जाता है इसीलिए वो कम से कम एक लिजर्ड से 8 गोल्ड कॉइन्स आसानी से कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये काफी बड़ी अमाउंट होती है। वैन ये सोचकर ही भाई घबरा जाता है कि वो इतने सारे पैसे क्या करेगा। तब स्पार्टा उसे बुरी खबर देता है। वो कहता है कि जब कोई भी गांव 100 गोल्ड कॉइन से ज्यादा कमाता है तो उसकी आधी कमाई उसके पिता मॉर्क जेल्पा के टैक्स के तौर पर देनी पड़ती है। यह सुनकर वैन को लगता है कि जैसे उसने अपनी जिंदगी की सेविंग्स किसी क्रिप्टो स्कैम में खो दी हो। वैन पूछने लगता है कि क्या टैक्स फ्रॉड का कोई तरीका है। इस
स्पार्टा साफ मना कर देता है। स्पार्टा कहने लगता है कि इतने सारे माल को छुपाना काफी मुश्किल है। वैन की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, लेकिन उसे सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की होती है कि कहीं उसके फादर को इस गांव के इम्पोर्टेंस का पता न चल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो उसे किसी और दूर दराज गाँव में भेज देगा। अचानक स्पार्टा के दिमाग में एक सोल्यूशन आ जाता है। वो कहता है कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक तरीका है। रिपोर्ट जेल्पा को देने के बजाय उसके बड़े भाई मार्को को देते हैं। वैन तुरंत बात समझ लेता है। अगर लिजर्ड मॉन्स्टर्स को हराने का क्रेडिट उसके बड़े भाई को दिया जाए तो सारी अटेंशन उधर चली जाएगी और वैन बिना किसी शक के इस गांव में ज्यादा टाइम तक रह सकता है। अगली सुबह दो मर्चेंट्स गांव पहुंचते हैं। भाई जैसे ही उनकी नजर सामने खड़ी एक फोर्ट्रेस जैसे बड़ी दीवार पर पड़ती है, उन्हें अपनी आंखों पे बिल्कुल यकीन नहीं आता। वो एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं कि उन्होंने भाई कोई रास्ता ही गलत पकड़ लिया है और वो किसी और ही जगह पर आ चुके हैं। तभी गेट के ऊपर से वैन नजर आता है और उनका स्वागत करता है। मर्चेंट्स और भी ज्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो वैन को पहचान लेते हैं, मार्की का जीनियस बेटा। उनके दिमाग में तुरंत सवाल उठते हैं कि इतना बड़ा आदमी इतने दूर और अनजान जगह पर क्या कर रहा है। वो अपना इंट्रो देते हैं, बेले और रेंगो मेरी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स से। वैन उन्हें अंदर आने देता है। जैसे ही वो दोनों भाई वेयर हाउस तक पहुंचते हैं, उनकी आंखें खुली के खुली रह जाती हैं। आर्मर्ड लिजर्ड से निकला गया माल देखकर उनका मुंह आधा खुला का खुला रह जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं आता कि इतना छोटा गांव इतने सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स का भंडार कैसे रख रहा है। लेकिन वैन को बस एक ही बात से मतलब होता है कि क्या वो इन्हें खरीदना चाहेंगे या फिर नहीं। मर्चेंट्स बिना सोचे तुरंत हाँ कह देते हैं। बस वो वैन से 1 महीने का वक्त मांगते हैं क्योंकि उन्हें पूरी टीम अरेंज करनी होगी इतने सारे माल को उठाने के लिए। वैन मान जाता है और उन्हें कहता है कि थोड़ा मीट फ्री में ले जाएं, ये वैसे ही खराब हो जाएगा। उसके बाद वैन उन्हें कुछ वेपन्स दिखाता है बेचने के लिए। वेपन्स की क्वालिटी देखकर दोनों भाई बिल्कुल हिल जाते हैं। इतनी अच्छी स्वॉर्ड मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। वो बिना बार्गेनिंग किए वैन की मांगी हुई प्राइस पर तुरंत राजी हो जाते हैं। वैन उनसे कहता है कि इन वेपन्स को प्रोमोट करें। इस सवाल पर दोनों भाई हेजिटेट करने लगते हैं। वैन समझ जाता है कि ये लोग खुद को प्रो समझने वाले नूब्स हैं जो उसकी स्वाद को मोनोपोली बनाना चाहते हैं। वो उन्हें समझा देता है चाहे वो राज रखने की कितनी भी कोशिश कर लें, लोगों को गांव का रास्ता मिल ही जाएगा क्योंकि ट्रेड रूट इजीली ट्रैक हो जाता है। यह सुनकर दोनों भाई हैरान रह जाते हैं। तब वैन उन्हें कहता है कि अगर वो सच में करोड़पति बनना चाहते हैं तो एक और बेहतर तरीका है। दोनों भाई तुरंत राजी हो जाते हैं। वैन उन्हें कहता है कि अपनी दुकान इसी गाँव में खोल दे। यह सुनते ही दोनों बिना वक्त गवाए इस ऑफर को मान लेते हैं और शुक्रिया अदा करते हुए वैन के सामने झुक जाते हैं। इससे पहले वो पूरी बात समझ भी पाए, वैन अपनी मैजिक से वो शॉप रेडी भी कर देता है जैसी दुकान खोलने का सपना उन्होंने हमेशा देखा था और उन्हें कहता है कि वो उनके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए बहुत एक्साइटेड है। इसी बीच वैन के पास 2 ऐसे मेहमान आते हैं जिन्हें देखकर वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाता। एक होती है उसके उम्र के आसपास की एक नोबल लड़की और दूसरी होती है एक फुल बैडएस नाइट मॉमी जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए साथ होती है। वो लड़की पहले से ही जजमेंटल होती है और सीधा कह देती है कि वो चेक करेगी कि वैन वाकई जीनियस है या सिर्फ वो एक अफवाह है और नोबल होने का फायदा उठा रहा है। उधर स्पार्टा वैन को और काम दे देता है। वो कहता है कि वैन को 10,000 लोगों के लिए एक प्रॉपर सिटी प्लान करनी होगी क्योंकि जिस स्पीड से गांव डेवलप हो रहा है वो ज्यादा टाइम में सिटी बन ही जाएगा। स्पार्टा वैन से पूछता है कि वो किस टाइप का फोर्ट्रेस सिटी बनाना चाहते हैं। वो बताता है कि स्क्वायर शेप फोर्ट्रेस सबसे कॉमन होते हैं, लेकिन वैन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वैन कहता है कि वो स्टार शेप फोर्ट्रेस बनाना चाहता है ताकि वो अटैकर्स को हर तरफ से डिफेंस और ऑफेंस कर सके। तभी रेड हेड नाइट रूम में घुस आता है कि पड़ोसी फेर्डिनेंडो कंट्री से एक दूध वैन से मिलना चाहता है। वैन उन्हें अंदर बुलाता है और पता चलता है कि ये वही नोबल लड़की और नाइट मोमी है। वैन उनका स्वागत करता है। नाइट मोमी अपना इंट्रोडक्शन देती है मीरा, जो कि एक नॉर्मल नाइट से उठकर वी काउंटेस बन चुकी है। नोबल लड़की थोड़ी नर्वस होती है और अपना नाम बताती है आर्ट, काउंट फर्नांडो की सबसे छोटी बेटी। वैन दोनों को बैठने को कहता है। मीरा तुरंत पूछती है कि वैन के हिसाब से वो यहाँ क्यों आए हैं। वैन सीधा जवाब देता है कि वो उसका असेसमेंट करने आए हैं कि अगर वो थ्रेट लगा तो उसे अपनी साइड लेने की कोशिश करेंगे। यह सुनकर मीरा हंस पड़ती है और कहती है कि वैन बिल्कुल सही समझ रहा है। वो बताती है कि काउंट फर्नांडो को लगता है कि मार्क जेल्पा ने अपना जीनियस बेटा इस गांव का रूलर बना के इसलिए भेजा है ताकि वो धीरे धीरे उनकी टेरिटरी पर कब्जा कर सकें। लेकिन मीरा अपनी पर्सनल राय बताती है और कहती है कि उसके हिसाब से वैन को यहाँ इसलिए भेजा गया है क्योंकि इसके पास एलिमेंटल मैजिक नहीं है। वैन फाइनली डिसाइड करता है अब सच बोलना ही बेहतर होगा। वो मीरा को सीधा बताता है कि एलिमेंटल मैजिक वाली बात वो सही कह रही है, लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी तरह की जंग को लीड नहीं कर रहा। उसे बस उसके फादर ने
बेदखल कर दिया है। मीरा ये बात मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि इतने कम टाइम में गांव का इतना ज्यादा डेवलप हो जाना सिर्फ इस बात का प्रूफ है कि वैन के साथ कम से कम 5000 सोल्जर्स भेज दिए गए हैं ताकि इस जगह को मिलिट्री बेस बनाया जा सके। यह सुनकर वैन जोर जोर से हंस पड़ता है, फिर थोड़ा संभल कर माफी मांगता है और मीरा को बताता है कि उसे घर से सिर्फ अपना लगेज और कपड़े देकर निकाल दिया गया था। न कोई सोल्जर, न कोई सपोर्टर और न ही कोई उसे छोड़ने तक आया था। मीरा को फिर से झटका लगता है कि फिर वो बटलर और डेप्यूटी नाइट कमांडर क्या सिर्फ उनकी इमेजिनेशन है। इस पर डी आगे आता है और बताता है कि वो अपनी मर्जी से वैन की ट्रेनिंग कंप्लीट करने आया है और सिटी वापस आ जाने के ऑर्डर्स को वो इग्नोर कर रहा है। स्पार्टा भी बोलता है कि वो रिटायर हो चुका है और अब वैन को सिर्फ हॉबी के तौर पर सिखा रहा है। साथ ही वो कहता है कि वो वैन की जिंदगी भर सर्विस करना चाहता है क्योंकि वैन हर इंसान को चाहे वो किसी भी क्लास का हो इज्जत के साथ पेश आता है। लेकिन फिर भी मीरा के लिए इतनी जल्दी डेवलपमेंट का लॉजिक समझ में नहीं आता, इसीलिए वैन डिसाइड करता है कि अब बातों से ज्यादा बेहतर होगा कि उसे सीधा डेमो दिखाते हैं। वो सबको गांव के बाहर ले आता है और स्पार्टा से कहता है कि वो एक अर्थ वॉल बनाए। स्पार्टा जादू से मिट्टी की दीवार खड़ी कर देता है। मीरा ओल्ड बटलर की मैजिक देखकर इम्प्रेस होती है, लेकिन साथ ही वो कहती है कि जैसे ही माना खत्म हो जाएगा ये वाल फिर से मिट्टी बन जाएगी। इसी वक्त वैन अपनी मैजिक यूज करता है और उस मिट्टी की दीवार को सॉलिड कंक्रीट बना देता है। फिर वो वुड नैनो क्यूब से एक प्रॉपर गेट बना देता है। ये सब देखकर मीरा और आर्ट दोनों बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे। वो वैन से पूछते हैं कि उसका मैजिक एट्रीब्यूट क्या है। वैन शांति से जवाब देता है कि वो प्रोडक्शन मैजिक यूज करता है जो दुनिया में सबसे बेकार मैजिक मानी जाती है और इसी ही वजह से उसे बेदखल भी कर दिया गया है। यह सुनकर आर्ट को अपनी खुद की अनकंफर्टेबल लाइफ याद आ जाती है। तब मीरा अपना अगला एजेंडा निकालती है। वो वैन को बताती है कि उसे यहाँ आर्ट का रिश्ता लेकर भेजा गया है। वैन तुरंत समझ जाता है कि काउंट चाहता है कि अपनी बेटी का हाथ देकर वो उनमें दोस्ती बनाना चाहता है ताकि वो उनकी टेरिटरी पर अटैक न करे। वैन सीधा मना कर देता है और वो कहता है कि शादी की कोई जरूरत नहीं है और कहता है कि मैं कोई भी झमेला नहीं चाहता। वो बस इस गांव को डेवलप कर रहा है क्योंकि वो यहाँ शांति से रहना चाहता है। मीरा बताती है कि शुरू में वो इस बात के खिलाफ थी कि आर्ट की शादी एक छोटे और बेनाम गांव के लॉर्ड से शादी हो जाए। उसे लगता है कि आर्ट यहाँ कभी खुश नहीं रह पाएगी, लेकिन वैन का पोटेंशियल और उसका कैरेक्टर देखने के बाद उसका इरादा बदल गया है। वो वैन की इंटेलिजेंस, करिश्मा और मुश्किलों को चैलेंज बनाने वाली विल पावर की तारीफ करती है। कानून इजाजत देता तो वो खुद वैन से शादी कर लेती। वैन के दिमाग में बड़े बड़े गुलगुलों वाली वाइफ का सपना उठने लगता है, लेकिन रियलिटी ये होती है कि अभी वो सिर्फ आर्ट के ऑप्शन पर ही रुक सकता है। मीरा आर्ट से पूछती है कि क्या वो वैन से शादी करना चाहेगी क्योंकि इससे बेहतर लड़का उसे कहीं भी नहीं मिल सकता। आर्ट तो भाई शर्मा जाती है और कहती है वैन तो एक अच्छा लड़का है लेकिन उससे शादी करने के बारे में अभी सोचा नहीं है। वैन भी उसे प्रेशराइज नहीं करता और कहता है कि वो आराम से वक्त ले क्योंकि ये उसकी जिंदगी है और उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट फैसला है। मीरा डिसाइड करती है कि वो रात गांव में ही रुकेगी ताकि आर्ट शांति से सोच सके। ये सुनकर वैन थोड़ा हैरान रह जाता है, लेकिन जब मीरा पूछती है कि क्या उसके मेंशन में स्पेयर रूम है, हाँ कहने के बजाय वैन कहता है कि वो उनके लिए एक इन बनाएगा। डिनर के बाद वैन आर्ट से बात करता है और उसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करता है। आर्ट बताती है कि उसे क्यूट चीजें पसंद है जैसे फ्लावर्स और डॉल्स। वैन उससे पूछता है कि क्या वो उसकी डॉल्स देख सकता है। आर्ट तो भाई खुश हो जाती है क्योंकि कोई पहली बार उसकी पसंद में इंटरेस्ट ले रहा होता है। वो वैन को अपनी कैरेज में से डॉल्स दिखाने ले जाती है। बाद में वैन दोनों लेडीज को इन तक छोड़ देता है। मीरा जानबूझकर दोनों किड्स को अकेला छोड़ देती है। आर्ट शर्माते हुए वैन को नाइस गाय बोलती है और भागकर अपने रूम में चली जाती है। वैन जब वापस अपने मेंशन में आने लगता है तो स्पार्टा उसे बताता है कि जब काउंट ने अपनी बेटी को एक नेमलेस गांव के लॉर्ड को देने का सोचा है तो चांस है कि आर्ट कोई एलिमेंटल मेज नहीं होगी। तभी वैन को भी रियलाइज होता है कि आर्ट भी उसकी तरह निकम्मी है। वो डिसाइड करता है कि अगर आर्ट चाहे तो वो बिना एंगेजमेंट के भी इस गांव में रह सकती है। अगली सुबह टिल्डा और काम वैन के रूम में भागते हुए आते हैं। वैन अपनी नींद में ही बोलता है कि अरे यार मैं ऐश्वर्या राय को बस चुम्मा देने ही वाला था। टिल्डा गुस्से में उसे कहती है कि रियल लाइफ में आ जाओ, उसके पास और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। और डी और स्पार्टा पहले से ही साइट पर पहुंच चुके हैं। वैन पूछता है कि कम से कम ठीक से बताओ तो हुआ क्या है। टिल्डा कहती है कि उसे सब कुछ तब समझ में आएगा जब वो खुद उस झील के पास जाएगा जो उन्होंने कुछ दिन पहले बनाई थी। और फिर से टिल्डा कहती है कि उन पर एक बड़ी मुसीबत टूट आ पड़ी है। वैन को जब पता चलता है कि गांव वालों ने उस झील के नाम पर उसका नाम रख दिया है वो सच में हिल जाता है। फिर तुरंत ही दिमाग में नोट बना लेता है कि कहीं ये लोग कल गांव का नाम भी उसके नाम पे न रख दें, इसको रोकना पड़ेगा। वो जल्द ही झील की तरफ पहुंचता है और देखता है कि पूरा गांव
वहीं जमा है। डी उसे सीधा ले जाता है उस हंगामे वाली जगह पे और पता चलता है कि झील के अंदर एक जलपरी छुपी हुई है। स्पार्टा वैन को बताता है कि जलपरियां आमतौर पर गहरे जंगल के सुंदर नदियों में रहती हैं, जहां इंसान पहुंच नहीं सकते और पानी को गंदा नहीं कर सकते। लेकिन अब वैन की बनाई हुई झील में कुछ जलपरियां दिख रही हैं और किसी को समझ में नहीं आता है कि इतनी रेयर प्रजाति इतनी दूर कैसे आ गई है। वैन सोचता है कि सीधा जलपरियों से ही बात करके पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आई है, लेकिन जब वो सवाल करता है तो कोई जवाब नहीं मिलता। उसके दिमाग में आता है कि क्या वो बहरी है या फिर इंसानों की जुबान नहीं समझ पाते। तब वैन के दिमाग में एक नया आइडिया आता है जो पक्का काम करेगा। वो टिल्डा और काम को हुक्म देता है कि कुछ मांस लेके आओ और जैसे वैन ने सोचा था, खाने की जुबान सबको समझ आती है। जैसे ही बना हुआ मांस दिखाई देता है, जलपरी तैरती हुई उसके पास आ जाती है और पूछती है कि क्या वो सच में इसे खा सकती है। वैन कहता है कि यह सब तुम्हारा है। जैसे वो एक निवाला लेती है, उसे समझ आ जाता है कि ये आर्मर्ड चिपकली का मांस है। वो उनसे सवाल करती है कि उन्होंने लोहे जैसी बड़ी चिपकलियों को कैसे हराया। वैन भी थोड़ा विनम्र होकर गांव वालों की टीम वर्क की बात करता है, लेकिन उससे पहले सब लोग साथ ही बोल पड़ते हैं कि ये सब वैन ने अकेले ही किया है। जलपरी ये सुनकर संतुष्ट हो जाती है और बिना कुछ कहे पानी के अंदर गायब हो जाती है। वैन सोचता है कि शायद वो जल्द ही वापस आएगी, लेकिन स्पार्टा कहता है कि मुश्किल है, क्योंकि जलपरियां तो इतनी शर्मीली होती हैं कि बिग फुट भी शर्मा जाए। लेकिन अगले ही दिन सबको सरप्राइज मिलता है। पूरा जलपरियों का कबीला दरवाजे पर आ खड़ा होता है। वैन उन्हें देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि शायद वो इसीलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने आर्मर्ड चिपकलियों को हराया था, और कहीं ये लोग उन स्केल वाले जानवरों की पूजा वूजा तो नहीं करते। स्पार्टा उसकी बात को बेवकूफी बताता है और कहता है और सीधा उनसे ही पूछ लो। तभी वहाँ पर जलपरियों का डरावना और बड़ा सा नेता सामने आता है, जो वैन का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने कल उसकी बेटी के साथ अच्छा बर्ताव करा। वैन कहता है कि कोई बात नहीं। फिर जलपरा राजा पूछता है, क्या सच में तुमने आर्मर्ड चिपकलियों को हराया था? वैन हाँ में जवाब देता है और फिर कहता है कि यह सब टीम वर्क की मेहनत थी। लेकिन कहाँ ही उसकी ये बात कोई सुनने वाला होता है। सब लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि एक बच्चे ने इतने ताकतवर दुश्मन को कैसे हरा दिया। अचानक जलपरी राजा वैन को हीरो घोषित कर देता है और कहता है, तुम्हें मेरी बेटी लिडिया से शादी करने की इजाजत है। यह सुनते ही वैन बिल्कुल सुन रह जाता है। राजा मजाक में पूछ लेता है कि क्या तुम छोटी उम्र वाली लड़कियों को पसंद करते हो, और फिर कहता है जब लिडिया बड़ी होगी तो सबसे प्यारी माँ बनेगी। लेकिन वैन कहता है कि वो अभी के हाल को देख रहा है और अभी लिडिया सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है। उसे तो शादी का मतलब भी समझ में नहीं आता और उसकी शादी का फैसला उसके बचपन से ही सेट कर रहा है। वैन राजा से पूछता है कि आखिर ऐसा उसने क्या कर दिया कि उसे अपनी बेटी का हाथ मुझे देना पड़ रहा है। जलपरा राजा गंभीर होकर बताता है कि वो आमतौर पर इंसानों के साथ रहना पसंद नहीं करते, लेकिन हाल ही में आर्मर्ड चिपकलियों ने हम पर हमला करके हमारे बहुत से लोगों को मार दिया। इसीलिए जो भी वीर उन दुश्मनों को हरा सके वो उससे अपनी बेटी की शादी करवाने को तैयार है। और अब वैन को समझ आ जाता है। वैन कहता है कि अपनी प्रजा की सुरक्षा करने के लिए उसे अपनी बेटी का हाथ मुझे देने की जरूरत नहीं है। जब लाडा बड़ी हो जाए जिसे चाहे वो शादी कर सकती है। मैं तो वैसे ही आपकी मदद करूंगा, बस इंसानियत के लिए। राजा पूछता है कि क्या मैं और मेरे लोग इस झील में रह सकते हैं? वैन तो भाई सबका मसीहा है और हाँ कह देता है। वो उन्हें अपने गांव का हिस्सा बना लेगा। तुरंत ही वो लोग झील के बीच में 2 तैरते हुए घर बना देता है और जलपरियां तुरंत खुद को घर जैसा महसूस करने लगती हैं। तभी स्पार्टा याद दिलाता है कि अब गंदे पानी का मसला भी सुलझाना है। जलपरा राजा उत्सुक हो जाता है। वो क्या है? वैन उन्हें अपने गांव का रहन सहन समझाता है और बताता है कि कैसे एक बड़ा फ्लैश प्रणाली उनके गंदे पानी को दूर भेज देता है। जलपरा राजा कहता है कि उसके लोग पानी को नियंत्रण करने में माहिर हैं, तो वो मदद करेंगे। उनकी मदद से वैन का काम बहुत आसान हो जाता है। राजा कहता है कि गंदे पानी का बहने का काम अब पानी में रहने वाले संभाल लेंगे। ये उनकी तरफ से छोटा सा शुक्रिया होगा। इसी बीच आर्ट और मोमी मीरा वहाँ पहुँच जाते हैं और जलपरियों को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी जलपरा राजा अचानक वैन को अपना दामाद कहकर पुकारता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां हिल जाती हैं। मीरा तुरंत वैन से पूछती है कि क्या तुम्हें जलपरी से शादी कर ली, जब आर्ट पहले ही लाइन में खड़ी थी। वैन तभी सफाई देने वाला होता है कि लिडिया गर्व से बोल पड़ती है, हाँ मैं ही तो वैन की पत्नी हूँ। बस फिर क्या था, आर्ट और वैन के बीच में माहौल और गर्म हो जाता है। इसीलिए वैन फैसला करता है कि अगले दिन उसे कश्ती में ले जाकर गलतफहमी दूर करेगा। वाह भाई वाह, गलतफहमी दूर करने का बड़ा अच्छा तरीका है। आर्ट उसे बताती है कि वो पहले ही मीरा से सारी बात सुन चुकी है, इसीलिए कोई अब गलतफहमी नहीं रही। वैन ये सुनकर थोड़ी सी चैन की सांस लेता है। फिर आर्ट उसकी तारीफ करने लगती है, कहती है कि तुम्हें झील बनाकर और गाँव को इतना डेवलप करके कमाल कर दिया है। तभी लाडा वहाँ आ जाती है और उसे ग्रीट करती है, लेकिन जैसे ही
ही वो वैन को एक और लड़की के साथ देखती है, उसके चेहरे पर जलन साफ दिखने लगती है, क्योंकि उसके दिमाग में तो वैन पहले ही उसका पति है। अचानक और भी छोटी छोटी जलपरियां बच्चियां कश्ती के पास आ जाती है, मतलबी राजा कहकर बुलाते हुए मजाक उड़ाने लगती है। कश्ती इतनी जोर से हिलती है कि आर्ट का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा वैन के ऊपर गिर जाती है। बच्चे इस सीन का बड़ा मजा उठा रहे होते हैं। आर्ट घबरा जाती है, लेकिन लाडा और ज्यादा जलन से भर जाती है। वो फिर से वैन से पूछती है, तुम अजीब सी लड़की मेरे पति के साथ क्या कर रही हो? वैन उसे याद दिलाता है कि उसने उसके पिता का रिश्ता ठुकरा दिया था। यह सुनते ही लाडा मुंह फुलाकर पानी के नीचे चली जाती है और बाकी जलपरी बच्चे वैन पर चिल्लाने लगते हैं कि उन्होंने हमारी राजकुमारी को रुला दिया। वो कश्ती को जोर जोर से हिलाने लगते हैं। आर्ट डर के मारे वैन को पकड़ लेती है। वैन उन बच्चों को चिपकली के मांस की लालच देता है, लेकिन इस बात पर वो बिल्कुल भी नहीं पिघलते। थोड़ी ही देर बाद खुद जलपरी राजा वैन के सामने आ जाता है। उसका सख्त चेहरा देखकर वैन सच में घबरा जाता है। राजा कहता है, उसे लाडा से पता चला है कि वैन शादीशुदा होते भी किसी और औरत से नजदीकियां बढ़ा रहा है। ये तो सुनकर आर्ट भी घबरा जाती है, लेकिन वैन तुरंत साफ करता है कि उसने कभी लाडा से शादी के लिए हाँ नहीं की थी। लेकिन भाई राजा को तो ना सुननी ही नहीं है। वो घोषणा कर देता है कि मोरके और वैन के लोगों के बीच एक मुकाबला होगा और अगर हम लोग जीत गए तो वैन को मेरी बेटी को अपनी पत्नी बनाना ही होगा। वैन मना करने ही वाला होता है कि अचानक डी उसकी तरफ से चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि नाइट्स ऑर्डर का डिप्टी कमांडर होने के नाते वो पक्का जीत जाएगा। स्पार्टा भी इस बार डी से सहमत होता है। कहता है कि जितनी जल्दी ये मामला निपटाया जाए उतना ज्यादा वक्त वैन को अपनी पढ़ाई के लिए मिलेगा। मीरा भी पास ही होती है और वो भी इस फैसले से सहमत हो जाती है। वैन कहता है कि अगर वो हार गया तो तुरंत शादी करनी पड़ेगी, लेकिन टिल्डा और काम उसे भरोसा दिलाते हैं कि हारने का सवाल ही नहीं है। वैन समझ नहीं पाता कि कैसे सब लोग हमेशा उसकी इतनी तारीफ करते रहते हैं और आखिर में वो भी कंपटीशन के लिए हाँ कर देता है। जलपरा राजा कहता है कि उनके बीच 3 मुकाबले होंगे और पहला चुनने का मौका वैन को देता है। सब सोचते हैं कि वैन कोई ऐसा खेल चुनेगा जिससे उसको फायदा हो, लेकिन वो पानी पूल का गेम चुनता है जो दोनों तरफ के लिए बराबर मुश्किल होगा, क्योंकि किसी को पता नहीं होगा कि इसे कैसे खेलते हैं। वैन झील के बीच में एक पूल बना देता है और सब नियम समझाने लगता है। स्पार्टा हैरान होता है और कहता है कि उसने कभी ऐसा खेल नहीं सुना। टिल्डा कहती है कि वैन सच में महान है, उसे ऐसी चीजें पसंद है कि जो बूढ़े बटलर को भी पसंद नहीं है। मम्मी मीरा कहती है कि वैन ने जो स्विम सूट्स बनाए हैं वो वाकई कमाल के हैं। उधर डी अपनी बॉडी दिखाने में लगा होता है जैसे कोई जिम का दीवाना लड़का हो। वैन मीरा से पूछता है कि क्या वो भी खेलने में हिस्सा लेगी। मीरा हाँ कहती है और कहती है कि उसे चाहिए कि वैन की शादी आर्ट से हो, जलपरी राजकुमारी से नहीं, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए जो भी करना पड़े करेगी। खेल शुरू होता है। वैन के गांव की तरफ से मीरा और टिल्डा खेलते हैं और जलपरियों की तरफ से लाडा और उसके पिता। गेम शुरू होती है। जलपरी राजा एकदम तेज पॉइंट बना लेता है। धीरे धीरे दोनों जलपरियों इंसानों पर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन किसी भी समझदार इंसान के लिए कोई सरप्राइज नहीं है। आधे वक्त तक जलपरियों के स्कोर इतने हो जाते हैं कि टिल्डा हौसला खोने लगती है, लेकिन मीरा गुस्से में कहती है, क्या वैन के लिए तुम्हारी वफादारी इतनी है कि छोटी सी चुनौती में हार जाओगी? उसकी ये बात सुनकर टिल्डा में जोश भर जाता है। दोनों मिलकर दूसरे आधे वक्त में पॉइंट्स वापस ले लेते हैं। तेज टक्कर के बाद दोनों टीमों के बराबर के स्कोर हो जाते हैं। अगला पॉइंट सब कुछ तय करेगा। मीरा उछलकर जलपरी राजा के जोरदार शॉट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पार कर जाता है। टिल्डा भी उसे रोक नहीं पाती और इसी तरह पहला राउंड हमारे जलपरे जीत जाते हैं। टिल्डा उदास हो जाती है, लेकिन मीरा अभी भी अजीब सी उम्मीद भरी मुस्कान से उसे देखती रहती है। वैन उन्हें देखकर खुश नहीं होता, क्योंकि वो पहला गेम हार चुके हैं। तब जलपरी राजा उसके पास आता है और दूसरे गेम का आइडिया बताता है। वो कहता है कि अब सीधा स्विमिंग रिले रेस होगी। यह सुनकर वैन के दिमाग में एक ही बात आती है कि पानी में जलपरियों को हराना लगभग नामुमकिन है। अब तो सच में मुश्किल बढ़ गई है। लेकिन डी तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेता। वो हंसते हुए कहता है, अरे ये तो बहुत आसान है, मैं हूँ ना। काम भी तुरंत बोल पड़ता है कि वो भी टीम में शामिल होगा। थोड़ी ही देर में मुकाबला शुरू हो जाता है। लड़का और काम सबसे पहले पानी में छलांग लगाते हैं। लाडा तुरंत आगे निकल जाती है और आराम से लीड बना लेती है। काम पूरी जान लगा देता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन लाडा तो बिल्कुल आराम से तैर रही होती है और फिर वो पानी के नीचे जाकर और तेजी से तैरने लगती है और जाकर अपने साथी को टैग करती है। हैरानी की बात ये होती है कि काम भी किसी तरह से उसका पीछा कर लेता है और जैसे ही वो डी को टैग करता है असली खेल शुरू हो जाता है। डी तो भाई बटरफ्लाई स्ट्रोक में तैरना शुरू कर देता है, जो सबसे मुश्किल तरीका माना जाता है। ये फ्रंट क्रॉल छोड़कर सबसे टफ स्टाइल क्यों चुन रहा है? ये कौन सा तरीका है तैरने का? बाकी नाइट्स बताते हैं कि बटरफ्लाई स्ट्रोक में डी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकता है और फिर सच में वो मोटर बोट की तरह भाई पानी में तैरने लगता है। जलपरी को पीछे छोड़ देता है और रेस जीत लेता है। जलपरी राजा को यकीन नहीं होता कि वो तैरने में हार गए। इधर डी अपनी जीत पर फखर से बाहर होता है। वो
खुशी खुशी पानी से बाहर निकलता है बिना ये जाने कि वो इतना तेज तैरा है कि पानी के दबाव से उसका स्विमर ही फट गया है। इसके बाद जलपरी राजा फिर वैन के पास आता है। हार का गम अभी उसके चेहरे पर होता है, लेकिन वो फैसला आज ही करना चाहता है। वो वैन से कहता है कि तीसरा और आखिरी खेल तुम दो। वैन थोड़ा सोचकर एक ऐसा आइडिया देता है कि जो दोनों तरफ के लिए बराबर का हो। वो एक बर्फ घिसने वाली मशीन बनाता है और फिर प्लूरल से कहता है कि बर्फ बना दो। वो बर्फ को घिसकर ऊपर से अलग अलग मीठा शरबत डाल देती है। सब लोग हैरानी से देखते रहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तब वैन मुस्कुराकर कहता है कि आखिरी मुकाबला होगा बर्फ खाने का और इस बार वो खुद हिस्सा लेगा। वो पूछता है कि पार्टनर कौन बनेगा। सबको झटका लग जाता है जब आर्ट अपना हाथ उठा देती है। थोड़ी ही देर में सब लोग जलपरियों के तैरते हुए घर में जमा हो जाते हैं। चारों कॉम्पिटिटर्स के हाथ में बर्फ का भरा एक बड़ा कटोरा हाथ में दिया जाता है। वैन उसे देखकर सोचता है कि ये थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है। मीरा आर्ट से धीरे धीरे कहती है कि अभी भी वक्त है, जगह बदल लो, लेकिन आर्ट मना कर देती है। अपने भविष्य के पति के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगी। जैसे ही स्पार्टा सिग्नल देता है सब लोग बर्फ खाना शुरू कर देते हैं। पहला ही निवाला सबके दिमाग को झटका दे देता है। ठंडी बर्फ का दर्द सीधा सर में जाके लगता है। कोई भी ब्रेन फ्रीज से बच नहीं पाता, लेकिन जलपरे राजा ने ठान ली होती है किसी भी हाल में लाडा की शादी वैन से ही करवा के रहेगा। वो दर्द को झेल कर बर्फ खाता रहता है और लाडा भी उसका साथ देती है। वैन को लगता है कि अब तो हार पक्की है, लेकिन तब आर्ट अपने ब्रेन फ्रीज से उभर कर धीरे धीरे एक बर्फ का चम्मच खाना शुरू कर देती है। ये देखकर वैन को भी हिम्मत मिलती है। वो भी फिर जोर लगाकर खाना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनट तक सब ज्यादा इंटेंस बर्फ खाने के मुकाबले में चलते हैं। आखिरकार वैन और आर्ट अपने कटोरों को खाली कर देते हैं। जीत उनकी होती है। जलपरा राजा शांति से अपनी हार स्वीकार कर देता है। वैन सुकून की सांस लेता है। सोचता है कि अब उसे लाडा से शादी के लिए दबाव नहीं दिया जाएगा, लेकिन जाते जाते राजा उसे मेरा दामाद कहकर ही बुलाता है और कहता है अब तुम मेरी बेटी के और भी ज्यादा लायक साबित हुए हो। ये देखकर तो वैन के होश उड़ जाते हैं। वैन हैरान रह जाता है, सोचता रहता है कि फिर इस मुकाबले का मतलब क्या था। तभी उसका पेट दर्द करने लगता है। इतनी सारी बर्फ जो खाली थी, सब लोग उसके पास आकर पूछने लगते हैं कि वो ठीक है या फिर नहीं। उधर मीरा आर्ट से कहती है कि तुमने अच्छा किया, लेकिन आर्ट सिर्फ वैन को देख पाती है जो अपने वफादार दोस्तों से घिरा हुआ है। उसके दिमाग में पुरानी यादें चलने लगती हैं। वो सोचती है कि काश उसे भी कभी ऐसी तवज्जो मिलती। बचपन से ही उसे नजरअंदाज किया गया था। जब वो छोटी थी उसके पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। माँ को भी बच्चा पालने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उसे दाई के हवाले करते खुद घूमने निकलने जाती थी। वो शर्मीली थी, ज्यादा होशियार भी नहीं मानी जाती थी, इसलिए बड़े होते वक्त किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। बस एक चीज थी जो उसे आती थी, उसका पपेट जादू। वो कठपुतलियों को बिल्कुल सही तरीके से कंट्रोल कर सकती थी। आर्ट ने सोचा था कि उसकी माँ ये देख के खुश होगी, लेकिन उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मारा और छोड़ दिया, क्योंकि राजा घराने में कठपुतली जादू को बुरा माना जाता था। उसके बाद तो सब ने उसे और भी ज्यादा नजरअंदाज कर दिया। जब वो 10 साल की हुई, उसके पिता ने उसे एक अनजान गांव में उसे शादी करने के लिए भेज दिया। वो डर गई थी, लेकिन वैन एक बहुत दयालु इंसान निकला। चाहे उसका जादू बेकार माना जाता हो, फिर भी वो आत्मविश्वास से भरा रहता है और सब उसे पसंद करते हैं। वैन को देखकर आर्ट फैसला करती है कि वो अपनी कठपुतली जादू की और ज्यादा प्रैक्टिस करेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग उसे भी उसी तरह प्यार करेंगे। अगले दिन वैन गाँव वालों को गाँव बनाने के लिए बुलाता है और उन्हें रात की बड़ी दावत देने का वादा करता है। तभी आर्ट वहाँ आती है और वैन को ग्रीट करती है। क्या मैं तुम्हें काम करते हुए देख सकती हूँ? वो कहती है कि वो भी उसकी तरह बनना चाहती है। तभी कोई अचानक वैन को मार देता है। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। अभी इसके इतने ही एपिसोड आए हैं। अगर तुम्हें ये एनिमे पसंद आया है तो कमेंट में बताओ, मैं इसके अगले एपिसोड्स भी लेके आऊंगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी मेहनत लगती है वीडियो में। और अगर तुम लोगों को सब्सक्राइब करने में डर लग रहा है तो बस लाइक ही कर दो, उससे कुछ ज्यादा नहीं होगा, बस मुझे हौसला मिलेगा।